सिक्स चैप्टर तुम्हारा है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन। ठीक है, तो प्रेशर हो गया, विंड हो गया, स्टॉर्म्स हो गए और साइक्लोन, ये चार चीजें पढ़नी है। ठीक है, और ये चारों चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे साइक्लोन आता है तो उसमें विंड का क्या रोल है, ठीक है, स्टॉर्म्स में क्या रोल है, प्रेशर क्या होता है, इसका क्या रोल है, इन सब में यही चीजें हमें पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है आगे बढ़ने से पहले कि वाई आर विंड्स स्ट्रॉन्गर ऑन सम डेज एंड देन ऑन द अदर्स। जैसे कभी कभी हम देखते हैं आंधी तूफान आ जाता है तो कुछ दिन हवाएं बहुत तेज चलती हैं और कुछ दिन नॉर्मल रहती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। फिर पूछ रहे हैं कि जो वाटर टैंक्स होते हैं वो यूजुअली हायर हाइट पे क्यों रखे रहते हैं। जैसे पानी की टंकी हमारे घरों में होती है ना, तो वो छत पे ही क्यों रखी रहती है, वो नीचे क्यों नहीं रखी रहती, उसका क्या रीजन है। और जो एयर प्रेशर है, क्या वो एयर प्रेशर हमें दबा सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लो कि अभी हम पे हवा का अगर दबाव बढ़े, तो अगर बहुत तेजी से हवा आती है, ठीक है, तो हम पीछे की तरफ कई बार चले जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई एयर प्रेशर है जो कि हमको एकदम क्रश कर दे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है कि ये जो स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये क्यों आते हैं। अगर अर्थ ने रोटेट करना स्टॉप कर दिया तो क्या साइक्लोन फिर भी होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी जब ये चैप्टर खत्म होगा तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम वापस से यहाँ करके देखेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि कई बार तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पत्ते हैं वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं अपने आप, जब भी हवा वगैरह चलती है, कुछ भी होता है तो पत्ते झड़ के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ट्रीज जो होते हैं स्वे करते हैं, मतलब हिलते हैं, या फिर इवन बेंड भी होते हैं। ठीक है, जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो ऐसे बेंड हो जाते हैं पेड़। ठीक है, पत्ते बहुत सारे गिरते हैं। तो ये जो या फिर ये जो फॉलन लीव्स हैं, जो गिरे हुए पत्ते हैं, कई बार हवा में ऊपर की तरफ उड़ के, या फिर ट्री का बेंड होना, तो ये सब क्यों होता है। क्या ये जो विंड है वो कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई फोर्स लगाता है इन पत्तों पे जिसकी वजह से ये उठ करके दूसरी जगह पे जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि फोर्स के थ्रू आते हैं। जैसे मान लो कि विंड है तो विंड से कई बार दरवाजे बंद हो जाते हैं अपने आप बहुत तेज। तो कई बार जैसे आंधी जब तेज चलती है, जब हवा तेज चलती है तो दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं। या फिर खिड़कियां जो होती हैं कई बार आगे पीछे ऐसे होने लगती हैं, या फिर कपड़े वहां पे उड़ने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। तो ये जो फोर्स है, इस विंड में इतना फोर्स कहाँ से आया, ये कहाँ से ऐसा करा लेती है। या फिर ये जो विंड, ये जो फोर्स लगा रही है, इससे कैसा विंड प्रेशर बन रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यही इस चैप्टर में पूरा का पूरा देखना है। तो सबसे पहला आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझो। जैसे कोई बैग लो, जैसे बैग दिखाओ, मान लो कि इस बैग में बहुत सारा सामान भरा हो। ठीक है, ये बैग 10 केजी या फिर 20 केजी, 30 केजी इसमें सामान भरा हो, और इसका जो स्ट्रैप है वो इतना चौड़ा ना हो। जैसे इस बैग का स्ट्रैप इतना चौड़ा क्यों है, इतना पतला क्यों नहीं रखा गया। उसका रीजन ये है कि ये जितना पतला होगा, ठीक है, तुम्हारे कंधे पे उतना ज्यादा भारीपन महसूस होगा, उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना तुम्हें कम भारीपन महसूस होगा। इसीलिए ये बैग वैग जितने भी होते हैं इनके देखने ये स्ट्रैप्स मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेघा जो है, और मेघा और उसका भाई पवन, ठीक है, दोनों के दोनों पिकनिक पे गए। पिकनिक स्पॉट पे उनको वॉक करते हुए जाना था, और दोनों के बैग में आइडेंटिकल चीजें थी, मतलब दोनों के बैग में सेम चीजें सेम वेट की रखी थी। सेम दोनों के बैग में पानी का बॉटल, कपड़े, सब कुछ एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, रास्ते में जो पवन है वो बार बार अपने बैग को एडजस्ट एडजस्ट कर रहा था और अनकंफर्टेबल दिख रहा था। तो मेघा ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार बैग को एडजस्ट कर रहे हो। तो पवन ने बोला कि ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है मेरे शोल्डर्स को, क्योंकि यहीं पे कंधे पे लटके होते हैं बैग, तो हर्ट कर रहा है। तो मेघा ने बोला कि हमारे दोनों के बैग इक्वली हैवी हैं, मतलब दोनों का वजन सेम है दोनों के बैग का, तो तुम्हारा बैग हर्ट क्यों कर रहा है जबकि मेरा नहीं कर रहा। तो पवन ने 1 मिनट तक सोचा, फिर क्या बोला कि परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ आवर बैग्स। ठीक है, कि बैग का ये जो स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप में डिफरेंस था। इसका अगर तुम स्ट्रैप देखोगे
तो इसका स्ट्रैप बहुत पतला है, ठीक है, येलो कलर का, जबकि इसका जो स्ट्रैप है वो चौड़ा है। तो ये ऐसा स्ट्रैप्स की वजह से हो रहा है, इसका पतला है और जो लड़की है उसका मोटा स्ट्रैप है। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज या फिर स्ट्रैप्स का शेप या फिर साइज क्या कोई डिफरेंस लाता है, इससे कोई फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है। जब भी हम किसी बैग को कैरी करते हैं तो उसका वेट हमारे कंधों पे आता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर्स। वो जो बैग है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है एक्चुअली में? अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई सामान 10 केजी का है तो उसका वेट 10 केजी किस बेसिस पे माना जा रहा है? तो 10 केजी इस बेसिस पे माना जा रहा है कि जो ग्रेविटी है वो उसको 10 केजी के फोर्स से, यानी कि 10 न्यूटन के फोर्स से उसको नीचे की तरफ खींच रही है। जितना वेट से ग्रेविटी उसको खींचेगी उतना ही उसका वेट है, ठीक है, अदरवाइज वेट नहीं है कुछ भी, क्योंकि वेट जो होता है चेंज होता रहता है। जैसे मान लो कि तुमने एक 10 केजी का पत्थर लिया और उसको हाथ में ऐसे उठाया, तो वो 10 केजी के वेट से ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो उसका वेट तुम्हें कितना लगेगा? 10 केजी। लेकिन सेम पत्थर तुम पानी में लेकर के चले जाओ और पत्थर को भी पानी में रखो और फिर उसे हाथ में उठाओ, पानी में अब वही पत्थर हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी उसे 10 केजी के वेट से खींच रही है, लेकिन पानी भी उसे बायोन्ट फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ भेज रहा है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है पानी उस पे। तो इस वजह से वो पत्थर अब 10 केजी का नहीं है, वो 7 केजी या फिर 5 केजी का फील होगा। फिर वही पत्थर तुम मून पर लेकर के चले जाओ तो वहां पे इसका 1/6 टाइम्स ज्यादा हल्का लगेगा, ठीक है। तो वेट जो है वो क्या है? इसका जो वेट है शोल्डर्स पे, वो बैक ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। जो वेट है बैक का विद नैरो स्ट्रैप्स एक्ट्स ऑन स्मॉलर एरिया ऑफ आवर शोल्डर्स। पतला इसका स्ट्रैप है तो इसके छोटे से एरिया पे सिर्फ काम करेगा, छोटे से ही कंधे के छोटे से पार्ट पे पूरा का पूरा वेट आ गया, ठीक है। जबकि जो ब्रॉड स्ट्रैप वाला बैग है उसका अगर वेट देखें तो वो लार्जर एरिया पे आ रहा है, क्योंकि बड़ा है तो इतने एरिया पे आएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वेट बट गया, ठीक है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझ लो कि कोई 20 केजी का सामान है, तुमने अकेले उठाया है, बहुत ज्यादा तुम्हें भारी लगेगा, लेकिन यही 20 केजी का सामान अगर 2 लोग 3 लोग मिल करके उठा लें तो ये वेट तुम्हें क्या लगेगा? हल्का लगेगा। सिमिलर एग्जांपल है यहाँ पे कि जितना पतला होगा यानी कि उतना कम एरिया में तुम्हारा सारा का सारा वेट जा रहा है, ठीक है। इसी का दूसरा एक एग्जांपल, मान लो कि तुम्हें 10 केजी का वजन दिया गया उठाने के लिए और तुमसे बोला गया कि ये 10 केजी का वजन तुम एक उंगली से उठाओ, ठीक है। तो एक उंगली पे सारा का सारा प्रेशर आ गया, सारा का सारा वेट आ गया, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, हो सकता है तुम उठा भी ना पाओ। लेकिन बोला गया कि पांचों उंगली से उठाओ, यानी कि पूरे हाथ से उठाओ, तो अब तुम आसानी से उठा लोगे, उतना अब तुम्हें हैवी फील नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि उसका जो वेट है, उसका जो प्रेशर है, फोर्स है, वो पूरे हाथ पे ऐसे बट गए। तो अब सब पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से हम उठा पाते हैं। तो यही रीजन है कि कई बार अगर हम ब्रॉडर स्ट्रैप वाले बैग कैरी करते हैं तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और जब हम नैरो स्ट्रैप वाले बैग कैरी करते हैं तो हमें हैवी फील होता है, जबकि दोनों बैग का वेट क्या है? सेम है, दोनों में 10 केजी या 5 केजी रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इज इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा खेल किसका है? एरिया का है, कि कितने एरिया में वो स्ट्रैप कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एरिया कवर है, तो हम क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है कि हर एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर, ठीक है। कि यहाँ के कंधे के हर छोटे से एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वही हमारा प्रेशर है। यहां तक अब हमने क्या देखा? वही चीजें कंसीडर की, वही फोर्सेज जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब ये कंधा है तो बैक का स्ट्रैप ऐसे लगा हुआ है, तो ये ऐसे 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे सेम चीज एक एग्जांपल में देख लो बाल्टी में, ठीक है, कि इसका स्ट्रैप अगर चौड़ा है, मोटा है, तो इसको उठाने में आसानी होगी, इसका नैरो है तो थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पे तुम्हारे गड्ढे पड़ने लगेंगे, यहाँ पे दर्द करने लगेगा। तो ये होता है। तो ब्रॉड स्ट्रैप जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये प्रेशर जो हमारे बैक से एग्जर्ट होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही
कई बार हमें एक वाटर अगर बकेट फिल्ड हो और उसका ब्रॉड हैंडल हो तो हमको आसानी होती है उठाने में, जबकि अगर नैरो हो तो हमें दिक्कत होती है। ठीक है, फिर ऐसे ही कई बार हमने देखा है कि जब लोग लोड्स कैरी करते हैं, जैसे पॉट्स हुए या फिर वेजिटेबल बास्केट हुआ, तो वो कई बार पहले के लोग क्या करते थे ना कि जब ऐसे कुछ भी सिर पे उठा करके लेके जाते थे दूर, तो वो पगड़ी बनाते थे। जो भी उनके पास टॉवल वगैरह होता था, गमछे होते थे, तो उसका वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे मान लो कि उनका ये टॉवल है तो इसको ऐसे राउंड राउंड करके एक ऐसा पगड़ी बनाते थे, और फिर इस पगड़ी को पहले ये सर पे रखते थे और फिर इसके ऊपर मटका या फिर जो भी चीजें होती थी, जो भी वेट होता था उसको रखते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि डायरेक्टली अगर ये रखते या फिर डायरेक्टली अगर ये रखते तो नीचे का इसका एरिया कम है, ठीक है, और सर पे हमारे ऊपर वाले थोड़े से पार्ट पे उसका सारा वेट आता और हमारा सर क्या होता, दर्द करने लगता। तो इसलिए ये चीज रखा जाता था ताकि इसका जो वेट है वो इवनली हमारे पूरे सर पे फैल जाए। ठीक है, तो इसीलिए पहले के जो लोग थे, अभी भी होता है गांव में, तुम देखोगे कि जो लोग हैं कोई भी सामान उठाने से पहले अपने सर पे पगड़ी रखते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन ये है। तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो प्रेशर क्या है, तो इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो एसआई यूनिट है इसका क्या है, वो है न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे जो फोर्स है उसका वैल्यू, उसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन रखा गया। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो किस में आता है, तो मीटर स्क्वायर में। कभी भी मीटर नहीं लिखते, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का हमने क्या देखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का हम एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, एरिया का क्या होता है, तो किसी भी चीज का एरिया यानी कि साइड इंटू साइड। ठीक है, नॉर्मली अगर स्क्वायर है तो, या फिर कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो दो साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर दो हो गया तो मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा न्यूटन, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का एसआई यूनिट है। ठीक है, दूसरा, इस यूनिट को हम पास्कल भी बोलते हैं, जिसको कि हम पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स किसी कार्डबोर्ड पर लगाया गया ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एक कार्डबोर्ड लो जिसका एरिया कितना हो, 2 मीटर स्क्वायर, और इस पे अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हर 1 मीटर स्क्वायर पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसका एक एग्जाम्पल, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर पे तुम एक फोर्स लगाओ, जैसे इस पेपर पे फोर्स लगाओ पूरे हाथ से, हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना फोर्स तुमने लगाया उतना ही फोर्स अब सिर्फ एक उंगली से लगाओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, फटेगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब तुम पूरे हाथ से लगा रही थी तो उतना ही फोर्स तुम्हारा, मान लो कि तुमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा फोर्स तुम्हारा इस पूरे पेपर पे जा रहा था, तो पूरा पेपर पीछे हो रहा था। लेकिन उतना ही फोर्स, 50 न्यूटन का ही फोर्स तुमने सिर्फ एक उंगली से लगाया, तो यहां से क्या होगा कि वो पूरा का पूरा फोर्स सिर्फ इस छोटे से एरिया पे लगा। तो इस छोटे से एरिया पे ज्यादा जब फोर्स लगेगा तो ये क्या हो गया, फट गया यहाँ से। तो सेम चीज यहाँ पे होता है कि फोर्स और प्रेशर में क्या होता है कि जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं डेली लाइफ में जहाँ पे हम प्रेशर जो है देखते रहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही तुमको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे, एक्टिविटीज भी दिए गए हैं। जैसे ये एक एक्टिविटी है कि यहाँ पे ड्राइविंग आयरन नेल, एक आयरन नेल लो और उस पे ऐसे मारोगे तो हेड ऑफ द नेल ऐसे अगर देखो सिंपल है कि अगर नेल का हेड ऊपर होगा और इसका पॉइंटर नीचे होगा तो आसानी से नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर हेड नीचे होगा और पॉइंटर ऊपर होगा तो ये नहीं जाएगा अंदर। ठीक, ऐसे ही तुम एक चाकू लो और उससे एप्पल काटो, तो जिस साइड धार होता है, जिधर से हम काटते हैं उधर से काटोगे कटेगा, लेकिन अपोजिट साइड से काटोगे नहीं कटेगा, ब्लंट वाले साइड से जिधर धार नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है दोनों में, तो यहाँ पे क्या है ना कि जो नीचे वाला पॉइंटर वाला एरिया है वो पॉइंटर वाला एरिया प्रॉपरली उसका ऐसे है, वो
ऐसे है, ठीक है। तो अब इस वुडन ब्लॉक पे क्या हो रहा है, इस वुडन ब्लॉक पे क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ से हथौड़े से मार रहे हैं तो इस वाले पर भी हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे भी मान लो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगाया, तो 50 न्यूटन यहाँ भी, 50 न्यूटन यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो पूरा का पूरा फोर्स देखो एक पॉइंट पे आ गया, पतला सा, तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो इतने बड़े एरिया में बट गया, तो अभी अंदर नहीं जाएगा। सेम चीज होता है चाकू के साथ। चाकू में जो धार वाला साइड होता है ना, जो शार्प साइड होता है, वो बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा पतला होगा, ठीक। लेकिन जो ब्लंट वाला साइड होगा वो इतना ज्यादा मोटा होगा। तो अब ये मोटा होने की वजह से क्या है कि जब ये मोटा होगा तो ये प्रेशर ज्यादा एरिया पे लगाएगा, तो ज्यादा एरिया पे उतना प्रेशर लगाएगा तो काम नहीं करेगा, फोर्स लगाएगा तो काम नहीं करेगा, जबकि उतना ही फोर्स कम एरिया की तरफ से लग रहा है तो आसानी से उसको काट दे रहा है। तो अब नेक्स्ट है कि तुम अपने ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करते हो। तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि व्हेन एरिया ओवर विच अ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर द रिजल्टिंग प्रेशर इज हायर। मतलब कि अगर हम छोटे एरिया पे वो फोर्स लगा, प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो प्रेशर होगा वो हायर होगा। छोटे एरिया पे फोर्स लगाया तो हायर प्रेशर, और अगर बड़े एरिया पे फोर्स लगाया तो ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो छोटे एरिया पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हायर प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से आसानी है कुछ काम को कर पाना। इसीलिए हम आसानी से कोई नेल को या फिर एप्पल को आसानी से हम काट पाते हैं, ठीक है। फिर कई बार हम देखते हैं कि हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, ऐसा होता है ना हर लोकेलिटी में, ठीक है, जैसे सेक्टर 40 में भी है, ठीक है। तो ऐसे वाटर टैंक्स होते हैं हायर लेवल्स पे। यहाँ पे क्यों होते हैं ये, ठीक है, या फिर हम अपने भी घरों पे देखते हैं तो छतों पे होते हैं, घर के छत पे होते हैं ऊपर। हम उसको नीचे जमीन पे क्यों नहीं रख सकते, अपने बाथरूम के पास क्यों नहीं रख सकते टैंक को हमेशा हायर हाइट पे क्यों रखा जाता है। क्या यहाँ पे भी कोई प्रेशर का काम है, क्या यहाँ पे भी लिक्विड भी, मतलब कि क्या लिक्विड भी कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड से भी प्रेशर निकलता है। तो इसके पीछे का भी रीजन सेम है, प्रेशर। प्रेशर के ही वजह से इसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। जैसे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं कि हमने दो पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास या फिर प्लास्टिक के पाइप ले लिए ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, दोनों लगभग 25 सेंटीमीटर के हैं, एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो डायमीटर है वो डिफरेंट है, मतलब कि एक जो है वो ज्यादा मोटा है और एक पतला पाइप है। हाइट दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम, बट दोनों का ये जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। अब क्या कह रहे हैं कि दो गुड क्वालिटी रबर बलून्स लो और उसको अटैच देम टू वन एंड ऑफ द ईच पाइप। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों पाइप के एंड में हमने दो बलून लगाए और उसको छोड़ दिया। फिर अब हमने क्या किया कि क्लैम्प द पाइप्स ऑन अ स्टैंड, पाइप को दोनों को एक स्टैंड पे क्लैम्प कर दिया, लगा दिया। अब हम दोनों को पानी से भरेंगे, ठीक है, अप टू द सेम लेवल। मतलब 25 मीटर की हाइट है तो दोनों को मान लो 10 मीटर की ऊंचाई तक दोनों को फिल कर दिया, तो दोनों की हाइट सेम रही। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द बलून, ठीक है, डू बोथ बलून्स बल्ज, डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट। मतलब अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि दोनों बलून्स में क्या हो रहा है, क्या दोनों के दोनों बलून्स फूल रहे हैं, और अगर फूल रहे हैं तो क्या वो सेम तरीके से फूल रहे हैं या फिर एक कोई ज्यादा फूल रहा है और एक कोई कम फूल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दो बलून्स हैं वो सेम एक्सटेंट पे बल्ज करेंगे, ठीक है, मतलब जितना ये फूलेगा उतना ही ये भी फूलेगा, ठीक है, दोनों सेम एक्सटेंट पे बल्ज करेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है, द वेट ऑफ वाटर इन द टू पाइप्स इज डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दैट द टू बलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंट, अब यहाँ से क्या बोला गया कि दोनों के दोनों बलून्स जो हैं डिफरेंट डायमीटर, दो सॉरी दोनों के दोनों ये जो पाइप है वो क्या है, डिफरेंट डायमीटर के हैं। इसकी वजह से जो वेट ऑफ वाटर है दोनों पाइप्स में वो भी अलग है। वेट ऑफ वाटर कैसे अलग है कि देखो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया में, अब मान लो कि पानी जो है वो कितना है, ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि चौड़ा है, लंबाई दोनों की सेम है जहां तक हमने फिल किया, लेकिन क्योंकि ये चौड़ा है तो इसमें इतने में ज्यादा पानी आएगा, मान लो कि 2 लीटर आया और इसमें सिर्फ 1.5 लीटर आया, ठीक है। तो पानी दोनों में क्या है,
अलग अलग है। अब अगर पानी दोनों में अलग अलग है तो ऑब्वियस है कि 2 लीटर वाले का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और कम वाले का वेट कम होगा, तो दोनों का वेट अलग अलग है। लेकिन जो बल्ज है दोनों बलून्स में वो सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वेट दोनों का अलग अलग है तो फिर इसको ज्यादा फूलना चाहिए, इस पे ज्यादा वेट पड़ रहा है, ठीक है, और इस पे कम वेट पड़ना चाहिए क्योंकि इस पे कम पानी है। इसका मतलब ये है कि जो वेट है वाटर का पाइप में, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बलून के बल्ज करने के लिए। मतलब कि बलून ये जो बल्ज कर रहा है, यहाँ पे जो बलून फूल रहा है, वो नॉट बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की वजह से ये नहीं फूल रहा है। तो फिर दूसरा क्या रीजन हो सकता है इसके फूलने का? तो दूसरा सिंपल इसका रीजन क्या है, इसका वेट, वो ये है कि यहाँ पे वाटर कॉलम जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। वाटर कॉलम कैसा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? तो वो प्रेशर है जो कि वाटर कॉलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज। मतलब कि ये जो वाटर कॉलम है, ये जो वाटर का कॉलम है पूरा का पूरा, ये खुद अपने आप में जितना पानी यहाँ पे है, जितने एरिया में, वही एरिया सिर्फ इस पे बल्ज करा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बल्ज दोनों में सेम हो रहा है, इसीलिए दोनों में इक्वल बल्ज, दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट्स प्रोड्यूस इक्वल बल्ज इन द बलून्स डिस्पाइट उनके डायमीटर्स में डिफरेंस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द बल्ज ऑफ द बलून इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अगर मान लो कि हमने एक किसी पाइप में वाटर कॉलम बढ़ा दिया, कि दोनों में 10 था और फिर 10 से इसको सेम रहने दिया, इसको हमने 15 कर दिया, तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो बलून है वो ज्यादा बल्ज करेगा, इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बल्ज करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो वाटर कॉलम है वो बढ़ गया, ठीक है। तो वाटर कॉलम बढ़ने की वजह से अब ये बल्ज ज्यादा होगा। फिर इसको भी अगर हमने सेम हाइट पे कर दिया तो फिर ये दोनों का बल्ज वापस से सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा बिटवीन द बल्ज ऑफ द रबर बलून एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कि हाइट और बल्ज में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। पानी के वेट में या फिर बाकी की चीजों से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे सिंपली हाइट और वाटर कॉलम से इनका रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बल्ज है बलून का वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम वाटर का हाइट इंक्रीज करते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हम वाटर का हाइट इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर डालना शुरू करेगा। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पानी के कॉलम का, जो इन द पाइप इंक्रीजेस द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द पाइप। यही रीजन है कि जो ऊपर से जब पानी आता है हमारे टैप वाटर में, तो जब हम उसको खोलते हैं तो प्रेशर से आता है। प्रेशर से क्यों आता है? इसी की वजह से जैसे यहाँ पे बलून इंक्रीज किया, वही सेम चीज होता है कि ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं वो एक हाइट पे रखे होते हैं, सो दैट जो प्रेशर है टैप्स में वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से एक अच्छा स्ट्रीम का पानी मतलब टैप से निकले ज्यादा प्रेशर के साथ। अगर हम उस वाटर के टंकी को नीचे रख देंगे तो पहले तो अगर उस हाइट से ऊपर टैप लगा होगा तो पानी नहीं आएगा, और दूसरा उस हाइट से नीचे अगर पानी लगा होगा तो बहुत स्लो स्लो आएगा, ठीक है। तो ये रीजन है। तो यही कह रहा है कि मान लो कि तुम किसी फ्लोर के सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, 3 मंजिल की बिल्डिंग है और तुम सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, और वाटर है ओवरहेड टैंक जो है वो टॉप फ्लोर पे रखा है, तो फर्स्ट फ्लोर वाले को ज्यादा तेजी से पानी आएगा या फिर सेकंड फ्लोर वाले को या फिर थर्ड फ्लोर वाले को सबसे स्पीड में किसके टैप में वाटर आएगा? तो फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, और यहाँ पे टंकी रखी हुई है, ठीक है। अब जब टंकी रखी हुई है तो ऑब्वियस है कि यहाँ से यहाँ का हाइट कम है, तो यहाँ थोड़ा सा स्लो आएगा, ठीक है, यहाँ पे फास्ट आएगा, और यहाँ पे उससे भी ज्यादा फास्टर आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये सारी चीजें टंकी वगैरह ऊपर रखते हैं। अब पूछ रहा है कि क्या जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो क्या ये जो पानी है जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर के वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? मतलब कि इन कंटेनर के इस पे भी ये प्रेशर लगा रहा है, या फिर सिर्फ नीचे लगाता है? चलो इसको देखते हैं अभी एक एग्जांपल से। तो क्या कह रहा है कि एक प्लास्टिक का बॉटल लो, ठीक है, और उसमें कुछ होल्स कर दो,
और उसमें पानी डाल दो। जब हम पानी डालेंगे तो तुम देखो, चाहे तुमने बॉटल के नीचे होल किया हो, चाहे तुमने साइड में किया हो, या फिर कहीं पे भी किया हो, अगर वहां पे पानी है तो पानी वहां से बाहर निकलेगा उन होल से। तो अगर वो बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले से ही वो इस पे फोर्स लगा रहा था, पहले से ही वो बाहर निकलने के लिए वहां से तैयार था, सिर्फ वहां पे होल नहीं था तो वो नहीं निकल पा रहा था। तो ये भी चीज प्रूव करता है कि पानी जिस भी कंटेनर में रखा रहता है उस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि अगर हम सील कर देंगे जब होल को विद अ टेप, और जब उसमें पानी भर देंगे और फिर जब हम सील को हटाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पानी जो है वो चारों तरफ से निकलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो पानी है वो चारों तरफ से निकलने लगा साइड्स ऑफ द बॉटल। अब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर बट ऑल्सो ऑन इट्स साइड्स। ठीक है, इन फैक्ट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब मान लो कि इस बॉटल में अगर हमने ये बोला, सारे डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने ये बोला इस बॉटल में लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, बॉटम कर रहा है, क्या ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? तो फिर हम कैसे बोले कि सारे साइड्स में प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो इसका ऊपर भी करता है, ये यहाँ पे ऊपर नहीं कर रहा है। जैसे अगर तुम पानी लो और इस पानी में कोई चीज डालो, ठीक है, हल्की चीज, वुडन ब्लॉक डाल दो, तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अब ये ऊपर है तो क्यों है? क्योंकि पानी जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स। ठीक है, इस बायोंट फोर्स की वजह से वो उसको डूबने नहीं देगा, ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पानी ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, नीचे दाएं बाएं हमने देख लिया, यहाँ से ऊपर भी देख लिया, तो पानी सारे डायरेक्शंस में, वही कह रहा है कि जो वाटर है इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन एट द टॉप। मतलब कि अगर ये यहाँ पे एक पानी में डैम बना है, डैम क्यों बनता है? वाटर को के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए, कि यहाँ से डैम बना करके पानी को रोक दिया, फिर रेगुलेट कर रहे हैं। जब यहाँ से पानी जा रहा है तो यहाँ से स्पीड से जाएगा, क्योंकि अब हमने नैरो कर दिया रास्ता, पहले रास्ता ज्यादा था तो आसानी से जा रहा था, अब रास्ता पतला हो गया तो अब वो स्पीड से जाएगा, ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा। तो वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, मतलब वहां से टरबाइन लगा देते हैं, और टरबाइन मूव करता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या कह रहा है कि जो बेस होता है, कभी बेस देखे हो किसी डैम का? एक साइड पानी के अंदर डूबा होगा, दूसरा साइड अगर बाहर होगा, तो देखना बेस जो डैम होता है वो कभी भी ऐसे नहीं बनाई जाती एक दीवार की तरह, कि एक पानी के बीच में दीवार खड़ा कर दिया और वो बेस बन गया। बेस ऐसा होता है, बेस एकदम चौड़ा होता है, और जैसे जैसे वो डैम ऊपर आती है वो पतला होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रॉड बेस है वो एक तो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, इसके अलावा वो जो हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर है बॉटम पे, उसको भी वो झेल जाता है। क्योंकि जो यहाँ पे पानी है ना, जब बहुत सारा पानी एक साथ, इतना सारा पानी इकट्ठा होगा, तो ये बहुत सारा प्रेशर लगा रहा होगा इस पे, इस डैम पे। और ये डैम अगर ऐसे सीधा हो तो वो आसानी से क्या करेगा, पानी इतना ज्यादा पानी है कि वो तोड़ के आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रॉडर बेस है, वो ब्रॉडर बेस क्या करता है कि अगर ऐसा बेस है, ऐसा चौड़ा बेस है, तो वो इस पानी के प्रेशर को आसानी से झेलेगा। ठीक है, कैसे झेलेगा कि जो वाटर डैम में होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हॉरिजॉन्टली हर साइड पे, ठीक है, डैम के, और वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। मतलब कि एक तो इन पे तो कर ही रहा है, ये नीचे सरफेस पे भी कर रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लग रहा है इन पे, वो बहुत ही ज्यादा है नियर द बॉटम, क्योंकि पानी वहां पे क्या है, वहां पे ज्यादा है। ठीक है, इसको बचने, इससे बचने के लिए, इसको वेट स्टैंड करने के लिए, इस प्रेशर से जो बेस है उसको ज्यादा ब्रॉडर बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर जो है, ऊपर सिर्फ मान लो यहाँ पे एक लेयर ऑफ पानी इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये पूरा का पूरा पानी फोर्स लगा रहा है। तो इतने सारे पानी के फोर्स को ये पतला वाला दीवार नहीं झेल पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रॉडर बेस चाहिए होता है। इसीलिए इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ चौड़ा होता है। ठीक है, ताकि इसको आसानी से झेल सकें। तो सेम वैसे ही ना, जैसे पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है, सेम वैसे ही
एयर जो होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब एयर का हमको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जो हमारा अर्थ होता है ना, ये जो हमारा अर्थ है, इसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा हम जितना भी आसमान वगैरह सारा कुछ देखते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है? एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं? गैसेस हैं बहुत सारी, ठीक है? इन्हीं गैसेस को हम बेसिकली एयर बोलते हैं। गैसेस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहला क्या कह रहा है कि हमारे अर्थ जो एनवेलप ऑफ एयर है वो अर्थ के चारों तरफ रहता है, मतलब इस अर्थ के चारों तरफ एक एयर का एनवेलप बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेरिक एयर में क्या क्या चीजें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ऐसे बहुत सारी गैसेस। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? नाइट्रोजन। लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है? तो 99% तो लगभग यही दोनों हो गए, और 1% में बाकी सारे आते हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ठीक है? तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये कहाँ तक है? तो अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इस अर्थ से बहुत किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो भी ये एटमॉस्फेयर हमको मिलेगा। जैसे अगर हम इसको अलग अलग लेयर्स में बांटे ना, तो अप टू 13 किलोमीटर तक हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर आता है, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रेटोस्फियर आता है। ये वो लेयर है जहाँ पे जिसके नीचे प्लेन उड़ते हैं, जिसके नीचे ऑक्सीजन रहता है, जिसके नीचे हम सांस ले सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे ना तो हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, ठीक है? फिर उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर आता है, फिर उसके ऊपर मेसोस्फियर आता है, फिर उसके ऊपर एक्सोस्फियर आता है, जहाँ पे अभी हम उसके ऊपर मतलब इतनी सारी चीजें हैं जहां तक अभी हम गए नहीं है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर हमको ये पता करना हो कि जो एयर है वो जो एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर का मतलब यहाँ पे जितनी बार भी एटमॉस्फेयर बोला जाएगा उसका मतलब समझना एयर, कि ये जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझो। ये दोनों पेपर में से कौन सा पेपर पहले नीचे गिरेगा अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से फेंका जाए तो? ट्राई करें। क्यों गिरा वो पहले? भारी था, इस वजह से पहले गिर गया, ठीक है? अब सिर्फ भारी था इस वजह से गिरा या फिर कुछ कोई और भी रीजन है? इसमें देखो, ये एक बॉल है 5-10 किलो का और ये एक पंख है चिड़िया का, दोनों को एक साथ गिराया गया है, ठीक है? ये 10 किलो का बॉल है और ये चिड़िया का पंख है, दोनों में से कौन सा पहले नीचे गिरेगा? चलो देखो। दोनों साथ क्यों गिरे? ये ना, इन्होंने सबसे पहले एक बहुत बड़ा चैम्बर बनाया है, जैसे इसीलिए ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स घर पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक ऐसा जगह बना पाए जहाँ पे बिल्कुल भी एयर ना हो, ठीक है? हम कुछ भी करेंगे, इस दरवाजे को बंद करेंगे तो भी अंदर एयर रहेगा, ठीक है? जहां पे बिल्कुल ही जीरो एयर हो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम, ठीक है? जहां पे बिल्कुल भी एयर ना हो, ठीक है, उसको वैक्यूम बोलते हैं, एयरलेस। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सेम चीज किया है कि पहले देखो, अब ये बॉल एक इन्होंने लिया, ठीक है, और एक ये फेदर लिया, और ये जो बॉल है बहुत भारी है, 10-15 किलो का है, और ये फेदर जो होगा ये मुश्किल से 50 ग्राम का भी नहीं होगा, ठीक है? अब इन दोनों को एक साथ गिराया गया, अभी इस पूरे चैम्बर में एयर है साथ में, देखो ये बहुत जल्दी गिर गया, ठीक है, और ये एकदम आराम आराम से गिर रहे हैं। हम्म, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों फेदर पहले गिर बाद में गिरा और बॉल पहले क्यों गिरा? इसका सिंपल रीजन है ग्रेविटेशन, ठीक है? देखो, होता क्या है ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे अर्थ है हमारा ना, तो ये जो अर्थ है इस अर्थ के अंदर बहुत सारा मास है, ठीक है? अब इसकी वजह से ये क्या करता है ना, इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि एक लिमिट के नीचे, मतलब कि बहुत ऊपर स्पेस में चले जाएंगे तब नहीं लग पाएगा, बट एक लिमिट के नीचे रहेगा तो ये हर चीज को अपनी तरफ खींच लेगा। कोई भी बॉल हो, कुछ भी हो, ऊपर फेंको, ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एक 10 kg का बॉल है और एक 1 kg का बॉल है, तो दोनों में से पहले 10 kg का बॉल गिरेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो अगर दोनों का हम साइज भी सेम रखें कि 1 किलो के बॉल को भी इतना ही बड़ा बनाए फोम का और 10 kg के बॉल को भी इतना ही बड़ा बनाए, तो साइज दोनों का सेम है, हो सकता है मैटर भी दोनों में सेम हो, लेकिन 10 kg वाला पहले गिर रहा है, 1 kg वाला बाद में गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब ये इसका जो वेट होता है ना, वो वेट ये होता है कि कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींचेगी। तो इन दोनों बॉल के केस में, बॉल और फेदर के केस में क्या हुआ कि बॉल का मास ज्यादा था, वेट ज्यादा था, तो उसको जल्दी खींच लिया। ठीक है, और जो पंख था उसको आराम आराम से खींचा। अब उसको आराम आराम से क्यों खींचा, क्योंकि ये जो 9.8 है यहाँ पे, ये 9.8 यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि चाहे वो 10 kg का बॉल हो, चाहे वो 1 kg का बॉल हो, ये वाला फोर्स सब पे एक बराबर लगेगा। ठीक है, सबको वो इसी स्पीड से, इसी के हिसाब से वो खींचेगा अपनी तरफ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो फेदर है वो बहुत लेट से गिर रहा है और ये जो बॉल है वो जल्दी गिर रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है मतलब हम उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे, इतना कम है कि हवा जो है उस बॉल को रोक ही नहीं पा रही है। लेकिन इसके केस में ये इतना हल्का है कि इसको हवा जो है वो रोक दे रही है ऊपर ही, तो ये बहुत आराम आराम से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इसी चीज को इन्होंने क्या किया कि बहुत तेजी से नीचे गिरा। ठीक है, अब इसी को वैक्यूम लेस बनाया। अब जब छोड़ा जाएगा तो देखना कैसे गिरेगा। अब देखो ये पूरा का पूरा वैक्यूम है इसमें, तो देखो दोनों के दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। बिल्कुल भी टाइम चेंज हुआ, दोनों के दोनों एक साथ गिरे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एयर के रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया गया। अब एयर ना फेदर को ही रेजिस्ट कर रही है ना बॉल को ही कर रही है, तो अब ग्रेविटेशन जो है वो दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रही है और सेम फोर्स के साथ नीचे खींच रही है उनको। ठीक है, तो दोनों पे कौन सा फोर्स लगा रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड का लगा रही है, इसीलिए दोनों के दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि पहला तो ये कि एयर जो है वो रेजिस्टेंस लगाता है। ठीक है, एयर रेजिस्ट करता है। अब आते हैं वापस से इस वाली एक्टिविटी पे। इस पे भी सिमिलरली क्या होगा ना कि तुम एक इतना बड़ा पेज ऐसे पकड़ो और लेकर के दौड़ो। ठीक है, आसानी से दौड़ जाओगे। लेकिन इसी के जगह पे तुम इसके जगह पे कुछ बहुत बड़ा जैसे छाता, छाता खोल लो और उसको ऐसे लेकर के भगो, भग पाओगे उतना तेजी से? लगेगा ना कि सामने से कोई चीज है जो कि रोक रहा है तुम्हें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि उस समय जो एयर है वो इससे टकरा रही है, तो टकरा करके वो इस पे क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, तो वो रोक रही है तुमको, तो वो आगे नहीं जाने दे रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एयर जो है रेजिस्ट करता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब वो छोटा था तो इसको उठा पाना बहुत आसान है, लेकिन इतना बड़ा अब हो गया तो अब इस पे एयर जो है वो रेजिस्टेंस लगाएगी, तो इसको उठा पाना उतना आसान नहीं है जितना आसान ऐसे फोल्डेड वाले को, या फिर उससे भी आसान सिर्फ प्लेट को उठा पाना है। फिर दूसरा, जैसे तुम लोग देखते होगे बहुत सारी जितनी भी गाड़ियां होती हैं, कभी भी किसी भी गाड़ी को एग्जैक्ट ऐसे उसका फ्रंट देखे हो कि किसी भी गाड़ी का फ्रंट एग्जैक्टली ऐसा हो? क्यों नहीं होता है? हर एक गाड़ी का तुम फ्रंट देखोगे ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, हवा की ही वजह से। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जब ये गाड़ी तेज स्पीड में चलेगी तो उतनी तेज स्पीड में चलते टाइम इस पे इतना हवा का प्रेशर आएगा कि ये गाड़ी तेज चल ही नहीं पाएगी। इसका क्लासिक एग्जांपल है, वो देखे हो बुलेट ट्रेन देखे हो जो जापान वगैरह में चलती है? कभी देखे हो बुलेट ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन जो जापान वगैरह की, चाइना वगैरह की चलती है, वो कैसी होती हैं? जब वो पहली बार बनी थी ना,
वो ट्रेन, तो वो ऐसी बनी थी, ऐसी वो ट्रेन थी। ठीक है, तो ये ट्रेन चलती थी बहुत तेज, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती थी। तो जब बाहर थी तो चल जाती थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम ऐसे जा रहे हैं तो ठीक है बहुत तेज है तो हवा को हम काटते हुए आगे निकल जाएंगे। फिर हुआ क्या कि जैसे ये किसी टनल में एंटर करती थी ना, तो अब जैसे ये एंटर की, अब इसके पास जगह नहीं है कि ये हवा को इधर उधर धकेल पाए, क्योंकि दोनों साइड दीवार है। तो ये रुक जाती थी, स्लो हो जाती थी, या फिर एक्सीडेंट के चांसेस होते थे। तो उसके लिए क्या किया गया कि इस बुलेट ट्रेन को फिर से वापस से ऐसा बनाया गया। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि अब जो हवा होगा वो ऐसे टकरा टकरा करके ऐसे चला जाएगा कर्व से। ठीक है, अब वो डायरेक्टली इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ही। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये सब एग्जांपल्स के हिसाब से कि हाँ, जो एयर है वो रेजिस्टेंस करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि मोर एफर्ट इज नीडेड, मोर एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट व्हेन इट इज कवर्ड विथ अनफोल्डेड चार्ट पेपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब जब ये उठ रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर से लग रहा है और इसको उठाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बाकियों के मुकाबले। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि एयर जो है इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द कवरिंग सीट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट। अब यहीं से हमारा आता है नेक्स्ट कि इसका मतलब जो एयर है वो क्या कर रही है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जो एयर है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द पेपर प्लेट, जिसकी वजह से एरिया ऑफ सीट कवरिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब फोर्स क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू, हमने क्या देखा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द पेपर शीट। तो इन फैक्ट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एयर जो है वो हर चीज पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आगे आएगा बहुत बार। ठीक है, अगली क्लास में भी जाओगे, अभी इस चैप्टर में भी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या है? एटमॉस्फियर है, एयर है, जिसको कि हम एटमॉस्फियर बोलते हैं। और इसी एयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है ये। ऐसा कुछ देखे हो कभी? आता है दीवार में चिपका दो तो वो चिपक जाता है, बस दीवार में ऐसे कुप्पी टाइप का होता है और उसको बस ऐसे दबा दो तो वो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसमें ना तो ग्लू है, कुछ नहीं है उसमें चिपकने वाला, बस प्लास्टिक टाइप का होता है। तो फिर वो चिपक कैसे जाता है? वो चिपकता ऐसे है कि ये जो होता है ना, ये ऐसे शेप का होता है थोड़ा सा। ठीक है, जब ये जैसे ही हम इसको चिपकाते हैं, इसमें कि इसके अंदर का सारा एयर उस समय बाहर निकल जाता है, और अंदर क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसके, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब हुआ क्या कि अब ये दीवार से, ये वाला पार्ट दीवार पे चिपक गया और इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है। ठीक है, और बाहर क्या है? बाहर तो पूरा का पूरा एयर है। ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ पे क्या हुआ कि अंदर का एयर प्रेशर कितना है? अंदर का एयर प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है, और बाहर का एयर प्रेशर कितना है? बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, इसकी वजह से अब बाहर का जो एयर प्रेशर होगा वो हमेशा इसको दीवार की तरफ चिपका करके रखेगा, मतलब कि धक्का दे करके रखेगा, उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये सिंपली प्रेशर की वजह से होता है। इवन एयर का प्रेशर पता है कितना होता है? एयर का प्रेशर होता है एक 225 किलो का, अगर तुम कोई सामान जब छोड़ोगे नीचे गिरने के लिए, 10 केजी का सामान देखते हो ना कि छोड़ने पे कितना तेजी से नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद तोड़ भी देता है चीजें। तो वैसे ही 225 केजी का सामान जब तुम ऊपर से छोड़ोगे, और वो जिस स्पीड जिस वेट के साथ नीचे गिरेगा और जितनी तेजी से नीचे की चीजों को छोड़ेगा, तोड़ेगा, उतना ही एक एयर का प्रेशर होता है। मतलब कि हमारी बॉडी पे भी इस समय कितने किलो का प्रेशर लग रहा है? लगभग 225 किलो का प्रेशर लग रहा है हमारी बॉडी पे। फील हो रहा है? क्यों नहीं फील हो रहा? एक्चुअल में अभी एयर का प्रेशर हमारी बॉडी पे जितना लग रहा है ना, हमको एकदम क्रश हो जाना चाहिए, मतलब हमको एकदम
तोड़ मरोड़ के वो एकदम इतना छोटा सा कर देता, तो फिर हो क्यों नहीं रहे हैं? ग्रेविटी नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी का प्रेशर और हमारा एटमॉस्फियर का प्रेशर, ठीक है, दोनों एक बराबर है। हमारी बॉडी में जो एयर सर्कुलेट हो रहा है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हर चीज की सर्कुलेशन चलती रहती है, एयर है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर एग्जैक्टली सेम आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम क्रश नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज अगर हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर एग्जैक्टली इसको मैच नहीं करता, तो हम विद इन सेकेंड्स जितने भी ह्यूमंस हैं इस अर्थ पे, सबके सब एक साथ क्रश हो जाएंगे, सबके सब एक साथ, इतने छोटे छोटे, ना हड्डियां बचेंगी ना कुछ बचेगा, सब ऐसे चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। इतना एयर प्रेशर कर देता है कि, तो अब इतना समझ लो ना, सिंपल, इतना केजी का प्रेशर तुम पे लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो तुम बचोगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर इतना है। तो वही कह रहे हैं कि हमारी बॉडीज भी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, इस वजह से हम नहीं क्रश होते हैं। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर का? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जो कि आइजैक न्यूटन पे रखा गया था। और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, दो साइड्स, स्क्वायर का लो तो साइड इंटू साइड, ठीक है, रेक्टेंगल का लो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो। तो ये होता है एसआई यूनिट प्रेशर का, ठीक है। और इसी एसआई यूनिट को हम शॉर्ट में दूसरे नाम से पास्कल भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में पीए लिखते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि कितना फोर्स लगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा। ऐसे ही कितना प्रेशर लगा, तो 10 पास्कल का प्रेशर लगा, ठीक है। तो ये फोर्स और ये होते हैं। अब नेक्स्ट आता है विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जब एयर मूव करने लगती है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विंड, ठीक है। विंड हम बोलते हैं ना कि हवा चल रही है, ठीक है, तो वो हवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड, चलने वाली को, ठीक है। तो जब एयर मूव करने लगे तो हम उसको बोलेंगे विंड, ठीक है। जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी में सामने जो शीशा होता है, फोर व्हीलर में, उस शीशे को देखने वाला मिरर नहीं, जिससे सामने रोड दिखाई दे, उस मिरर को क्या बोलते हैं? उस शीशे को, हाँ, उस शीशे को हम बोलते हैं विंड शील्ड। शील्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करने वाला, जो रक्षा करे। किससे रक्षा कर रहा है? विंड से। तो विंड शील्ड ही नाम क्यों रखा गया? एयर शील्ड नाम क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि एयर जो होता है वो यहाँ पे नहीं आ रहा होता है गाड़ी के मूव करते टाइम। जब मूव कर रहे होते हैं तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो एक्चुअली में क्या मूव कर रहा होता है? विंड मूव कर रहा होता है, विंड आ रही होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विंड शील्ड, ठीक है। तो अब ये आता है कि अब अगर ये एयर है यहाँ पे बहुत सारा, तो इस हमारे अर्थ के चारों तरफ अगर ये एयर है, तो ये एयर मूव करना कैसे स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मूव करने का जो इसका स्टार्टिंग है वही हम देखेंगे कि कैसे वो स्टार्ट होता है, तो मतलब वही विंड कैसे फॉर्म होना शुरू होता है। तो तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों में जो विंड है, कभी कभी बहुत तेज हवा, बहुत तेज चलती है, आंधी तूफान आ जाता है, ठीक है। कब की, जबकि कुछ टाइम पे ये बिल्कुल काम रहती है, जैसे अभी है, बिल्कुल शांत है, ठीक है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। कभी कभी विंड जो होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत सारा डैमेज हो जाता है, घर उड़ा के ले जाता है, ठीक है, बहुत सारे सामान उड़ा के ले जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे बोल रहा है कि अगर एक इन्फ्लेटेड बैलून लो, ठीक है, एंड इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, ठीक है। अगर एक तुमने बलून लिया, उसको फुला दिया और उसके मुंह को बंद ना करो, तो क्या होगा? हवा उसमें से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। क्यों बाहर हवा निकलती है, उसी के अंदर क्यों नहीं रहती है? क्योंकि विंड तो, हवा तो हर जगह है, एयर तो हर जगह मौजूद है, तो उसमें से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? सपोज करो कि हमने फिर ये 3 बलून लिए, एक में हमने भर दिया कुछ कंकड़ पत्थर, ठीक है, बिना फुलाए। एक में हमने भर दिया पानी, ठीक है, और एक में हमने भर दिया एयर, मतलब कि फुला दिया। अब इन तीनों में से जब हम इनका मुंह नहीं बंद करेंगे, खुला रखेंगे, तो कौन सा बाहर निकल के भागेगा?
एयर वाला, तो ये क्यों नहीं भाग रहे हैं? तो तीनों मैटर ही है, तो तीनों सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग बस फॉर्म है, तो ये दोनों नहीं भाग रहे हैं, ये बाहर भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं उसको भी। तो व्हेन देयर इज अ पंक्चर इन बाइसिकल ट्यूब, जो एयर उसमें से भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। पंक्चर होता है तो यही होता है ना कि हवा जो है वो बाहर निकल आता है। तो दोनों केसेस में डज द एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे देखो सिंपल क्या है, ठीक है। इसके अगर हम आसपास देखेंगे तो इसके आसपास क्या हो रहा है, तो इसके आसपास का जो प्रेशर है हवा का, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, लो है, कंपेयर टू इसके अंदर का प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ इतने से छोटे से एरिया में हमने बहुत सारा हवा भर दिया, ठीक है, लेकिन बाहर इतने बड़े एरिया में उससे कम हवा है। तो इसका मतलब कि बलून के अंदर क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा है। और बलून के बाहर क्या है, तो लो प्रेशर है। तो कोई भी चीज, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, वो क्या करते हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो अब ये एयर क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो इसी मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोला है कि पहले दो सिमिलर बलून्स लो, जो कि दोनों के दोनों, दो सिमिलर बलून्स लो और दोनों के दोनों थिन रबर के बने हो, मतलब पतले रबर के बने हो, और एक वाटर पानी पीने वाला जो स्ट्रॉ होता है वो ले लो। एक एंड को, स्ट्रॉ को बलून में लगा दो और उसको रबर से बांध दो। एक साइड को हमने कोई भी बलून में लगा दिया और इसको रबर से बांध दिया। अब नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बलून एंड होल्ड इट्स माउथ। अब दूसरे, पहले हमने इसमें लगा करके बांध दिया और फिर हमने इसको फुला दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि अब इसको होल्ड करके रखो कि इसमें से हवा निकल ना पाए। अब ये जो फ्री एंड वाला है, मतलब कि ये साइड वाला जो स्ट्रॉ है, उसको इस हवा वाले में अंदर डाल दो और फिर इसको भी बांध दो। अब क्या होगा, यहां से मूवमेंट ऑफ एयर होगा, क्या ये भी बलून फूलेगा? तो जब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों के दोनों बलून में, यहाँ पे ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द साइज ऑफ द बलून। तो क्या हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ये थोड़े देर बाद, ये दोनों के दोनों एक बराबर फूल जाएंगे, ये और ये। इसका हवा कम हो जाएगा, इसमें हवा ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर है और इसके अंदर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में तब तक जाएगा जब तक दोनों के दोनों का इक्वल प्रेशर ना हो जाए, ठीक है। और जैसे इक्वल प्रेशर हो जाएगा, ये मूवमेंट अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि इसी कंक्लूजन को हम डायरेक्टली सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के साथ देख सकते हैं। सी ब्रिज लैंड ब्रिज पढ़े हो, उसमें क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बेसिकली, यहाँ पे मान लो समुंदर है, ठीक है, ये है हमारा सी और ये है हमारा लैंड। होता क्या है ना कि दिन के टाइम में जब सन की रेज पड़ती हैं तो सब पे एक बराबर पड़ रही हैं, तो उस समय होता क्या है कि जो हमारा लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी हीट होता है, बहुत ही जल्दी कूल होता है। जबकि जो वाटर है वो स्लोली कूल होती है और स्लोली हीट भी होती है। तो उस समय हुआ क्या कि जैसे मान लो कि रात के टाइम में, अब दिन भर इन्होंने गर्मी लिया, रात के टाइम में ये जल्दी से कूल हो गया, ठीक है, और ये अभी भी हल्का हल्का वार्म रहा, ठीक है। या फिर सिंपल इसको ऐसे समझो, तो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाता है वाटर से ज्यादा ड्यूरिंग द डे, और जो हवा है लैंड के ऊपर का, सॉरी, ये अभी जल्दी से गर्म हो गया, वार्म है, और ये अभी भी कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा यहाँ पे आता है साइंस का एक टर्म, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट होते हैं, मतलब कि हल्के होते हैं, ठीक है, और जो भी कूल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है, यानी कि भारी होते हैं, ठीक है। एक, किसी भी घर में देखोगे एसी नीचे रखा रहता है घर में या फिर ऊपर, ऊपर, ठीक है, और हीटर नीचे रखा रहता है या ऊपर,
नीचे। क्यों ऐसा होता है? हीटर नीचे क्यों रखा रहता है? रीजन ये है कि जो भी गर्म चीजें होती हैं वो हल्की होती हैं, तो हल्की होने की वजह से वो क्या होंगी, हमेशा ऊपर की तरफ भागेंगी। तो इसीलिए हीटर वगैरह नीचे रखते हैं कि उसमें से गर्म हवा निकलेगा और निकल करके फिर ऊपर भागेगा। अगर हमने हीटर पहले ही ऊपर लगा दिया तो सारा का सारा ऊपर ही रह जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं, तो इसलिए नीचे लगाया जाता है। और जो कूल चीजें, ठंडी चीजें होती हैं वो हैवी होती हैं, वो नीचे की तरफ आएंगी, तो इसीलिए एसी वगैरह ऊपर लगाया जाता है कि ऊपर से वो क्या होगा, ठंडा है, हैवी होगा, तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। एसी देख रही थी क्या? लग जाएगा, अगली साल वाले में लग जाएगा, 10 दिन और काट लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हल्क हैवी चीजें हैं वो नीचे की तरफ आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो यहाँ का जो वार्म एयर है वो तुरंत क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर के ऊपर भगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस खाली हो गया क्योंकि एयर यहाँ का चला गया। तो एयर चला गया तो अब यहाँ पे एयर है ही नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी हवा है, तो इसके मुकाबले यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर। और अब हवा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रिज, क्योंकि जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा आ रही है तो कौन सी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, समुद्र वाली ठंडी हवा आ रही है। तो इसीलिए इसी को हम बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, तो इसकी वजह से सी ब्रिज क्रिएट होता है। आता है कि जो हाई स्पीड विंड्स होते हैं रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। मतलब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कभी देखे हो किसी, आई हैव रेड दैट हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ्स, कि मतलब हाई स्पीड के जो विंड होते हैं वो छतों को भी उड़ा देते हैं। देखे हो कभी उड़ते हुए, हाई स्पीड विंड में छत भी उड़ जाए लोगों का। ठीक है, जैसे देखते होंगे ना बहुत सारे जो छत होते हैं टीन वगैरह के या फिर ऐसा कुछ ऐसे होते हैं, तो ये उड़ जाते हैं। या फिर मान लो कि अगर ऐसे है, ऐसे वाला है, तो ये भी उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी होता है प्रेशर की वजह से। कैसे होता है, क्या कह रहा है कि हाई स्पीड जो विंड्स होते हैं दे कैन रिजल्ट इन लोअरिंग द ऑफ एयर प्रेशर। अब जैसे कह रहा है कि एक एग्जांपल लो, दो बलून्स लो ऑफ द सेम साइज। ठीक है, इन्फ्लेट बोथ बलून्स एंड टाई स्ट्रिंग टू देम, मतलब दोनों बलून को फुलाओ और फुला करके धागे से बांध दो। और हैंग द टू बलून्स फ्रॉम अ स्टिक लीविंग अ गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ 6 से 10 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो। ठीक है, और नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन द बलून्स। अब इन दोनों बलून्स के बीच में, अभी मान लो कि ये दोनों बलून्स यहाँ हैं, अब इन दोनों बलून्स के बीच में तुमको हवा फूकना है। ठीक है, जब हवा फूकोगे, यहाँ पे एक बलून है, यहाँ पे एक बलून है, अब बीच वाला जो स्पेस है, जब वहां पे तुम हवा फूकोगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द बलून्स। और फिर वो ऑब्जर्वेशन लिखो। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि जैसे ही दोनों बलून्स यहाँ पे एकदम शांति से खड़े हैं, जैसे ही तुम हवा फूकोगे ना, ये दोनों बलून्स पास में आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, तुम्हें डायरेक्टली बलून्स पे नहीं फूकना है, दोनों बलून्स यहाँ ऐसे हैं, तुमको बीच में फूकना है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि when you blow between the two balloons you observe that they move towards each other, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, because when you blow air between the balloons a low pressure area is created between them। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ से हवा फूका, यहाँ का जो भी हवा था वो उड़ के चला गया, यहाँ का हवा खाली हुआ, स्पेस खाली हुआ ना, जब यहाँ से फूंक मारी तो यहाँ का हवा गया, यहाँ पे बीच में स्पेस खाली हुआ। जब बीच में स्पेस खाली होगा तो इन दोनों में क्या है, दोनों बलून्स में हायर प्रेशर है, तो हायर प्रेशर से वो दोनों क्या करेंगे, लो प्रेशर की तरफ एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि जो हायर एयर प्रेशर है सराउंडिंग द बलून, इट पुशेस देम टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे जब हम क्या देखेंगे कि जितना हार्डर हम ब्लो करेंगे, जितने स्पीड से ब्लो करेंगे, उतने ही स्पीड से ये दोनों के दोनों बलून्स एक पास आएंगे। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब जब बहुत हाई स्पीड वाले जो विंड होते हैं उसकी वजह से एयर का प्रेशर एकदम कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक घर है यहाँ पे। ठीक है, इस घर की छत ऐसी है। ठीक है,
एक और घर है और इस घर की छत ऐसी है, ठीक है। अब मान लो कि बहुत तेज से हवा चल रहा है, यहां से हवा आ रहा है, ठीक है, यहां भी हवा आ रहा है। तो ये बताओ कौन सी छत उड़ाना आसान है, ए वाली या फिर बी वाली? किस छत को उड़ाना आसान है? यहां से जाएगी तो ऊपर से ऐसे उड़ जाएगी, ठीक है, और यहां से जाएगी तो यहां से लेकर के उड़ेगी। अब देखो होता क्या है कि इसको उड़ाना ज्यादा आसान है, फ्लैट रूफ उड़ाना उतना आसान नहीं है जितना आसान इसको उड़ाना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो फिर वो इसके आसपास का जितना भी एयर होगा उसको लेकर के उड़ जाएगी, ठीक है। अब जब लेकर के उड़ेगी ना तो बाहर का एयर प्रेशर क्या हुआ, एकदम लो हो गया, क्योंकि यहां से सारा हवा उड़ गया, ठीक है, तो बाहर का एयर प्रेशर एकदम लो। अब अंदर का एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा, एकदम हाई, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर दो चीजें तुमको ऐसी दी जाए और हवा की वजह से उड़ाना हो, फूंक मार के या हवा मार के, तो इसको आसानी से उड़ाया जा सकता है या इसको? इसको आसानी से उड़ाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें जब तुम हवा फूकोगे तो इसका हवा कुछ कुछ इधर भी चला जाएगा, ठीक है, और कुछ इसको ऊपर उड़ाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितना भी हवा फूकोगे सब इसी के अंदर रह जाएगा, तो इसमें ज्यादा एयर प्रेशर लगेगा ना, इसको ज्यादा आसानी से उड़ा सकते हैं। तो सेम चीज हुआ कि यहाँ पे एयर प्रेशर इतना ज्यादा कम हो गया बाहर कि अंदर का जो हायर प्रेशर है वो अब इसको आसानी से लेके उड़ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे जो भी घर वगैरह होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे बने होते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि हवा की वजह से ऐसे उड़ जाते हैं। तो जब हाई स्पीड विंड जो होता है वो किसी भी घर के ऊपर से उड़ता है तो एक लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो भी हाई स्पीड विंड यहाँ से गया तो यहाँ से सारा हवा उड़ा ले गया, तो ऊपर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। और जब ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे इसकी वजह से देयरफॉर द एयर प्रेशर अबव द रूफ्स ऑफ द हाउस इज लोअर, तो हाउस के ऊपर, रूफ के जस्ट ऊपर का एयर प्रेशर लो हो गया, और जो बिलो देम है मतलब कि घर के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो हाई हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर ये प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो हवा क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहुत तेजी से जाएगी। तो इस वजह से जब ये नीचे वाली हवा ऊपर जाएगी तो ये अपने साथ ये जितनी भी चीजें हैं लेकर के उड़ा करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि दैट इज वाई इट इज सेफर टू कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेस ओपन ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। मतलब जब बहुत भयंकर आंधी तूफान आए, जब बहुत तेज आंधी तूफान आए, तो हमें एक्चुअल में अपनी दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं करनी चाहिए, उस समय एक्चुअली में खोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय छत का उड़ना काफी आसान होता है। जब ये खिड़कियां दरवाजे खुले रहेंगे तो जैसे ही ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, अब हाई प्रेशर से हवा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीधा छत को ही लेके निकले, खिड़की दरवाजों से भी बाहर निकल सकती है, तो अंदर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए। अगर सेम विंड वहीं से निकल जाएगी तो एयर प्रेशर डिफरेंस जो होगा इनसाइड द हाउस एंड ओवर द रूफ, वो दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, इसकी वजह से रूफ हमारा उड़ेगा नहीं। स्टॉर्म्स क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, और लाइटनिंग क्या होती है? बोल रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन? तो देखते हैं ना हम बारिश के टाइम पे कई बार बिजली ऊपर चमकती भी है और आवाज भी हमें आती है बहुत जोर से, ठीक है। यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग, यूजुअली देयर इज हैवी रेनफॉल टू। मतलब क्या बोल रहा है कि लाइटनिंग जब भी होती है तो यूजुअली साथ में बारिश भी हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब लैंड जो है, जब वो हीट होता है, जब वो गर्म होता है, तो वार्म और जो मॉइस्ट एयर होता है वो हल्का हो जाता है। कोई भी गर्म चीज हल्का होता है, हल्का होगा तो क्या होगा, राइज करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, ये हॉट वाले हैं, ठीक है, और ये जो ब्लू वाले हैं ये कोल्ड वाले हैं, ठीक है। तो ये हॉट होकर के लाइट होगा, लाइट होकर के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, ठीक है, कहाँ पे, नीचे, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हुआ। अब जो कूल एयर है ना वो सराउंडिंग एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ
हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे ही यहाँ से हवा गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और लो प्रेशर क्रिएट होते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर ये सब एक साथ बनता है। लो प्रेशर सिर्फ बनने की जरूरत है, जैसे ही हवा कहीं से गया तो अभी दोनों जगह हवा एक बराबर है। यहाँ से हवा गायब हुआ तो अपने आप इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हवा नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही जो एयर है ये फिर से हीट होता है, फिर से राइज करता है। अब यहाँ का सराउंडिंग क्या है, गर्म है, तो इस सराउंडिंग की वजह से यहाँ का एयर वार्म हुआ। ठीक है, हीट हुआ और हीट होकर के ऊपर भागा। अब जब ऊपर से कोल्ड वाली हवाएं जब नीचे आएंगी तो वार्म तो अभी भी है यहाँ का सराउंडिंग, तो इन कूल एयर्स को भी ये क्या करेगा, फिर से वार्म करेगा, ये फिर वार्म होकर के फिर ऊपर की तरफ भागेंगे। तो ये प्रॉपरली ऐसे ही चलता रहता है। इसकी वजह से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है विंड सर्कुलेशन का। ठीक है, ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है कि यहाँ से गर्म हवा जा रही है, ठंडी हवा आ रही है, फिर गर्म होकर के वो भी ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है। तो एक कंटिन्यूअस विंड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो राइजिंग एयर है जैसे जैसे एक्सपेंड करेगी ये कूल भी करेगी। अब ऊपर से अगर कूल वाला नीचे आके वार्म हो रहा है तो नीचे से वार्म वाला ऊपर जाकर के क्या होगा, कूल होगा। ठीक है, ठंडा भी होगा। अब इसी की वजह से मॉइस्चर जो होता है ना उसके अंदर वो कंडेंस होने लगता है। किसी भी एयर को तुम कूल करोगे तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसका एग्जांपल देखे हो कभी, जैसे कोई फ्रिज से बॉटल निकालो ठंडा, उसमें पानी भरा हो, और उस बॉटल का जो सराउंडिंग एरिया है वो एकदम तुम कपड़े से पोंछ दो, सूखा हुआ हो, अंदर चिल्ड पानी भर दो। ठीक है, और ये सराउंडिंग एरिया इसके बॉटल के चारों तरफ एकदम सूखा हुआ है, लेकिन इसको तुम 10 मिनट बाहर रखोगे, 5 मिनट बाहर रखोगे, बाहर से ये गीला लगने लगेगा, पानी आ जाता है इस पे। ऐसा क्यों होता है, बाहर पानी कहाँ से आया, लीक करता है मॉइस्चर। देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि इसके आसपास हवा है। ठीक है, जब भी हवा इसके पास जा रही है तो हमेशा क्या होता है ना कि एयर जो होता है ना, एयर वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एयर में अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के कण हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर है ये क्या है, मॉइस्चर वाला एयर है। तो जब ये एयर विद वाटर आकर के इस ठंडे बॉटल से टकराता है तो अब वो एयर क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो एयर ठंडा हुआ तो उसके अंदर का पानी भी क्या होगा, ठंडा होगा। और जब वो पानी ठंडा होगा, जब वो गैस ठंडा होगा तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। वाटर को और ठंडा करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में, सॉलिड में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज को अगर तुम हीट करो, सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में। ठीक है, जैसे आइस है उसको हीट करो तो पहले वो पानी बनेगा, पानी को हीट करो तो गैस बन के उड़ जाएगा। सेम ऐसे ही उल्टा हो जाता है, जब गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पे जब ये एयर जो है इसके अंदर मॉइस्चर है, पानी के कण है, तो जब ये ऊपर जाके कूल हो रहा है तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एयर के अंदर वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे और वाटर के पार्टिकल्स बनेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो यही कंडेंस होने की वजह से यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो क्लाउड होता है वो फॉर्म होता है, जिसमें इस क्लाउड में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं। अब ये धीरे धीरे वाटर ड्रॉप्स जब एक साथ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो इतने हैवियर हो जाते हैं कि अब ये यहाँ पे रुक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो फिर यही ड्रॉप्स नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, जिसको हम बारिश बोलते हैं। तो यही ड्रॉप्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं, तो वो किस तरीके से आएंगे, तो तीन फॉर्म में आते हैं, या तो रेन के फॉर्म में आएंगे, या तो हेल के फॉर्म में आएंगे, या तो स्नो के फॉर्म में आएंगे। तीन फॉर्म में आते हैं कि अगर यहाँ से बूंदे टपक रही हैं बारिश की तो हम बोलेंगे कि रेन हो रहा है। ठीक है, अगर वो बूंदे ना टपके बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए तो फिर वहां पे आइस बन के गिरती हैं वो नीचे, तो उसको हम हेल बोलते हैं। या फिर अगर ना वो आइस बने ना वो वाटर बने तो बीच में एकदम स्नो बनते हैं, पाउडर की तरह होता है, तो वो नीचे गिरता है। तो ये तीन फॉर्म में आते हैं। अब यही जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं रेन के साथ जब चलती रहती हैं, कि बारिश भी आ रहा है साथ साथ ये हवाएं भी चल रही हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। ठीक है, या आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है। जितने भी हॉट और ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या हुआ, ये हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, बीच से जो जाता है हम इसको क्या बोलते हैं,
इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सन की जो रेज हैं वो सबसे अच्छी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉट बहुत ज्यादा रहता है। इससे अगर तुम ऊपर जाओगे पोल की तरफ, तो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल यहाँ पे कूल रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो और दूसरा चीज कि ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के एरियाज को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ठीक है, कि ये ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आ रहा है। तो इंडिया को भी देखोगे ना, तो इंडिया का अपर हाफ जो है वो ऐसे, इंडिया का ऐसे है कि इंडिया को ठीक कैंसर बीचों बीच से काटता है, कि इंडिया का अपर हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है और लोअर हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है। तो जितने भी ये ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में पड़ते हैं, वो हॉट और ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया हुआ, ठीक है। तो वहां पे जो स्टॉर्म्स हैं वो ज्यादा आते हैं। क्यों ज्यादा आते हैं, क्योंकि सन की रेज पड़ रही है, गर्म हो रहा है, बार बार गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। जहां पे हमेशा ठंडी रहेगी या कहीं ऐसा जगह जहाँ पे हमेशा गर्मी ही रहे, तो वहां पे ये सब चीजें कम होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि ये जो वार्म एयर होता है, इट राइजेस टू द ग्रेट हाइट्स दैट द लो टेम्परेचर देयर कन्वर्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू आइस पार्टिकल्स, ठीक है। जो हम हेल बोलते हैं ना कि बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, तो बर्फ के टुकड़े क्यों गिरते हैं, पानी ही क्यों नहीं गिरता है हमेशा, रेन क्यों क्यों नहीं होता है, ड्रॉपलेट, ये ऊपर आइस कैसे बन जाता है। तो वहां पे ऐसा होता है कि कभी कभी ये जो वार्म एयर है वो इतना ऊपर तक चला जाता है कि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जाता है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे टेम्परेचर लो मिलेगा, तो एकदम लो टेम्परेचर पे जब जाता है ना, तो उसकी वजह से वहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधे आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो वहां पे रेन नहीं रह जाते, वाटर नहीं रह जाते, क्योंकि और ज्यादा कूल हो गया, ज्यादा कूल हुआ अगर पानी तो क्या बनेगा, आइस, तो आइस के पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो उसी की वजह से हमें हेल स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बर्फ के इसलिए देखना कि बर्फ का साइज हमेशा सेम नहीं होता, कभी इतने बड़े बड़े गोले गिरेंगे, कभी छोटे छोटे गिरेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं वो अपवर्ड ब्लो करते हैं और डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे कि अपवर्ड जा रहे हैं और फिर डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक। इसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना उनके बीच में रबिंग होता है। रबिंग कैसा होता है, हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, ऊपर नीचे कंटिन्यूअस ऐसे लगातार चल रही है, तो वाटर पार्टिकल्स हुए या फिर वाटर के साथ आइस पार्टिकल्स हुए, तो इनके बीच में रबिंग होती है, ये ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो ये रब करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है ना, कि जैसे एक एग्जांपल की पेन को ऐसे बाल में रगड़ के छोटा सा कागज लगाओ तो वो ऊपर उठ जाएगा। ये क्या हो रहा है कि ये भी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और जो कागज है वो भी न्यूट्रल है, उसमें भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसको हमने रब किया, तो रब करने की वजह से इसमें पॉजिटिव या फिर निगेटिव कोई एक चार्ज आ जाता है। तो जैसे ये अब चार्ज हुआ, तो ये दूसरे चार्ज वाले अनचार्ज वाले को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो हर एटम में, हर दुनिया में हर चीज एटम से बना हुआ है, और हर एटम में पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जिसपे कि जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, ठीक है। अब यही यहाँ पे ये होता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे गेट चार्ज्ड। दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। तो इस केस में क्या रब हो रहा है, तो एक तो आइस पार्टिकल्स रब हो रहे हैं और दूसरा वाटर के ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये दोनों आपस में रब हो रहे हैं। तो इस केस में जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो ब्लो कर रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, और इसकी वजह से रब हो रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पे डेवलप होते हैं इन क्लाउड्स के बीच में। ये जो पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल्स हैं, दे मूव अपवर्ड एंड ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स। जो पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं, ठीक है। और वहीं से जो निगेटिवली चार्ज हैं वो हैवियर होते हैं, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड यानी कि ये नीचे आ जाते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि आइस जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर गया, और वाटर जो है वो नेगेटिव बना और नीचे आया।
इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हो, कोई बर्फ ले करके पानी में डालो तो वो नीचे डूबेगा या ऊपर तैरेगा? ऊपर तैरता है। कभी भी कोई बर्फ आइस का उसमें निकालना फ्रीजर में से और उसको पानी, एक गिलास पानी में डालना, एक छोटा सा आइस क्यूब लेके पानी में डालना, भारी वाला नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? जितना पानी होगा उसके हिसाब से तुम कोई आइस लेकर के उसमें डालो तो देखना वो ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए ये जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर चले जाते हैं और ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ये नीचे आ जाते हैं। तो इसकी वजह से एक चार्ज सेपरेशन आता है विद इन द क्लाउड, ठीक है? चार्ज का सेपरेशन आ गया ना, कि पॉजिटिव ऊपर चला गया और नेगेटिव नीचे रह गया, तो चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो गए। ऑल्सो जो निगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट होता है क्लाउड का, इट मूव्स क्लोजर टू द ग्राउंड, ठीक है? अब ये जो क्लाउड का पार्ट है ये धीरे धीरे नीचे, क्योंकि हैवी होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, तो ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड है और जो आसपास के ग्राउंड के पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेड़ वगैरह हुए, ठीक है, या फिर ऊपर के जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो बिल्डिंग्स हुए, तो ये एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है? कई बार देखना, तुम जैसे बोला जाता है कि जब बारिश वगैरह हो रही हो तो फोन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है? या फिर तुम देखना बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, जिन पे ऊपर रॉड्स निकाल करके छोड़े होते हैं। क्यों छोड़े होते हैं? क्योंकि वो अर्थिंग का काम करते हैं। अगर उसका कभी कांटेक्ट हुआ ऐसे बिजली से और बिजली का उस पे लाइटनिंग आया, तो वो लोहा जो होगा वो सीधे लेकर के उसको जमीन में भेज देगा बिजली को, ठीक है? तो इसकी वजह से घर क्रैक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज होता है। नॉर्मली जो एयर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर क्या होता है? जो कि बिजली को पास ना होने दे, ठीक है? जैसे इन वायर्स के ऊपर जो भी ये येलो या फिर रेड कलर का कवरिंग किया हुआ है, ये क्या है? दे आर इंसुलेटर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। एंड इट डज नॉट लेट अपोजिट चार्जेस मीट, मतलब यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस, दोनों चार्ज चिपके हुए हैं, फिर भी वो दोनों इलेक्ट्रिकल जो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्जेस हैं वो मीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बिल्डअप चार्जेस हैं, जब वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है एयर की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक? इसका एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे अभी 220 वोल्ट की वायर उसमें से जा रही है, 220 वोल्टेज जा रहा है उस वायर में से, तो वो वायर उसको रोक के रखा हुआ है, ऊपर का जो इंसुलेटर है, कवरिंग है, वो दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसमें 11,000 का वोल्ट दे दें, ठीक है, या फिर 5,000 का वोल्टेज दे दें, तो फिर वो इतना ज्यादा हीट करेगा कि वो तुरंत, ये जो कवरिंग है वो तुरंत पिघल जाएगी, ठीक है? अब पिघल के फिर दोनों चिपक जाएंगे और वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे होता है कि जब ये चार्जेस इतने बड़े हो जाते हैं कि अब एयर जो है वो उनके बीच इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये जो एयर का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक सडन फ्लो होता है चार्जेस का, जिसकी वजह से एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट वहां पे डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। फिर से समझो, सिंपल है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, ऊपर एकदम हवा चली गई तो आइस बना, आइस के पार्टिकल्स बने, और नीचे जो रह गए वो वाटर पार्टिकल्स बने, ठीक है? जब ये नीचे गिर रहे हैं तो उस समय यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ रहे बादल में, और जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ रहे। तो दोनों सेपरेट हैं, प्लस और माइनस। अब ये धीरे धीरे हैवी हो जाते हैं, ठीक है? तो हैवी होते हैं तो ये जमीन के पास तक आते हैं। जब ये जमीन के पास आएंगे तो इसके आसपास पेड़ पौधे हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है? अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि एयर जो है इनके बीच में वो इंसुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है? वो दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, दोनों के बीच में ऐसे गैप बनाए हुए हैं, ठीक है? लेकिन जब ये चार्जेस बहुत बड़े और बहुत हैवी हो जाते हैं तो फिर ये एयर रोक नहीं पाता उन्हें, तो फिर ये नीचे आते हैं, और फिर एक ही साथ जैसे यहाँ से एयर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अब ये बहुत तेजी से नीचे से कांटेक्ट करते हैं, और जब ये कांटेक्ट करते हैं तो एक ही बार बहुत तेज लाइटनिंग आती है। इसका दूसरा एग्जांपल, कभी दो वायर्स को आपस में जब कनेक्ट, लाइट आ रही हो तो दो वायर्स को आपस में चिपकते हुए देखे हो, उसमें से देखना चिंगारी निकलती है, ठीक है, एक लाइट भी निकलता है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, कि जब ये निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, इंसुलेटर हटा, अचानक से मिले, तो मिलते ही वहां पे क्या होता है? लाइटनिंग डेवलप होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये जो लाइटनिंग है, जो लाइटनिंग यहाँ पे हो रहा है, इसकी वजह से ये जो लाइटनिंग है ये कब हो सकता है? तो जब अपोजिट चार्जेस कोलाइड करें विद इन द क्लाउड, कि क्लाउड के अंदर भी जो ऊपर पॉजिटिव वाले और नीचे नेगेटिव वाले हैं ये भी आपस में कोलाइड करें तो भी लाइटनिंग होगा,
ठीक है, या फिर जो क्लाउड्स हैं और जो ग्राउंड है उनके बीच में हो तो भी लाइटनिंग होगा। कभी देखो लाइटनिंग से भी लोगों का डेथ होता है, सुने हो कभी? ठीक है, और कई बार लाइटनिंग ऊपर ऊपर ही हो जाती है, नीचे कुछ नहीं होता। तो जब ऊपर ऊपर ही लाइटनिंग हो रहा है, सिर्फ हमें बिजली दिख रही है और तो वो आवाज सुनाई दे रहा है, तब इसका मतलब कि वो बादल के अंदर ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच में हुआ है। लेकिन जब नीचे तक आ रही है, नीचे आके स्ट्रक कर रही है, धरती पे कहीं आकर के स्ट्रक करे, किसी को और को स्ट्रक करे, तो उस समय बादल और नीचे जो ग्राउंड के पेड़ पौधे हैं उनके बीच में जब होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये जो लाइटनिंग है, इट रैपिडली हीट्स अप द एयर अराउंड इट, अपने आसपास के एयर को हीट करेगी। ठीक है, इसकी वजह से जो एयर है वो एक्सपेंड करेगा और एक लाउड साउंड वहां पे प्रोड्यूस करेगा। उसी लाउड साउंड को हम क्या बोलते हैं? थंडर। और एक इसी के साथ अगर एक स्टॉर्म आ जाए बाई द लाइटनिंग के साथ साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म। इस थंडर स्टॉर्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है इंडिया में। जैसे इसको काल बैसाखी बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बिहार में और झारखंड में। ऐसे ही बोरदोई सिला बोला जाता है असम में। ठीक है, ऐसे ही केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको बोला जाता है मैंगो सॉर्स। मैंगो सॉर्स इसलिए क्योंकि यही पहली बारिश आती है तो उसके बाद से जो आम है वो पकने शुरू होते हैं। ठीक है, फिर कर्नाटक वगैरह में ये कॉफी प्लांटिंग में हेल्प करते हैं, कॉफी प्लांट के ग्रो करने में। तो इनका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि लाइटनिंग जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है। इससे आग लग सकता है, बिल्डिंग डैमेज हो सकता है, बहुत बर्न हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है एनिमल्स या फिर ह्यूमंस का। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्यों टॉल ऑब्जेक्ट से? क्योंकि बादल यहाँ है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है। अब जितना टॉल ऑब्जेक्ट होगा उससे उतना पहले कांटेक्ट होगा यहाँ के निगेटिव चार्जेस का। ठीक है, तो अगर ये टॉल बिल्डिंग है तो इसका सबसे पहले कांटेक्ट इसी से होगा। ठीक है, ये छोटा है तो सबसे लास्ट में इससे कांटेक्ट होगा। तो हमेशा टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। उसके बाद से लो लाइंग ओपन एरिया ढूंढना चाहिए। ओपन एरिया, लो लाइंग एरिया का मतलब कि ऐसे जहां पे सिर्फ छोटे मोटे घास फूस हो, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो, तो वैसी जगहों पे रहना चाहिए। और मिनिमाइज कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से जितना हो सके कांटेक्ट मिनिमाइज करो। डू नॉट लाई डाउन फ्लैट। अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक रॉड। ठीक है, क्यों नहीं ये मेटेलिक रॉड यूज करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर मेटल है तो मेटल तो और ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले इसी पे हिट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेटल का कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर पानी में है तो उससे तुरंत बाहर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के साथ और ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट करती है, पानी के थ्रू और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उसमें भी नहीं रहना चाहिए। अगर बस या कार के अंदर है तो वहां पे कंपेरेटिवली हम सेफर हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सेफ पोजीशन है लाइटनिंग के दौरान, ऐसे बचना चाहिए। क्योंकि देख रहे हो ये बिजली जब आ रही है तो पेड़ों के साथ ऐसे कांटेक्ट करती है। जैसे ये जो घर वाला बता रहा था कि यहाँ पे हमारे घरों में ना एक रॉड डला होता है, ठीक है, ऊपर। ये ऐसे रॉड क्यों डला हुआ है? क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में ऊपर अगर लाइटनिंग यहाँ से हुई और यहाँ पे ये मेटल रॉड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो घर के हर फ्लोर में रॉड डला हुआ है ना, लोहे से बना हुआ है घर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से ये पूरे घर में फैलेगा और घर को तोड़ देगा। हो सकता है किसी को बिजली ना लगे, बट पूरे घर को क्रैक कर देगा। ठीक है, तो इस क्रैक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कोई रॉड हम लेते हैं और उसको जमीन से कनेक्ट करते हुए, यहाँ से जमीन से कनेक्ट करते हुए घर के बीच बीच ऐसे ले जाके और ऊपर निकाल देते हैं। तो होता क्या है कि जब लाइटनिंग यहाँ से आया तो सबसे पहले इस पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि लोहा बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो भी लाइटनिंग आएगा ये रॉड उसको लेगा और सीधे ऐसे कंडक्ट करा के नीचे जमीन के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो इससे बच जाता है क्रैक वगैरह होने से। फिर आता है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? चक्र की तरह ये ऐसे घूमता है। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में ना अक्सर दिखेगा, जब आंधी तूफान आता है ना तो कहीं कहीं ऐसे भंवरे बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कि साइक्लोन टाइप का जमीन पे बनता है। ये तो एक्चुअल में पानी में बनता है, लेकिन जमीन पे भी ऐसे बनता है और फिर वो जहां से भी जाता है चीजों को उड़ा करके ले जाता है। ठीक है, तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो दे आर द लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर्स। ठीक है, कि ये पानी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? ऐसे वाले। ठीक है, ऐसे बनते हैं। तो
ये पानी के वार्म, अगर मान लो कोई भी ओशियन वाटर है जहां पे गर्म है, वार्म है, तो वहीं पे ये बनते हैं साइक्लोन्स। कैसे बनते हैं? तो जैसे जैसे पानी जो है, ओशियन वाटर जैसे जैसे गर्म होता रहता है, तो जो वार्म और मॉइस्ट एयर है उसके ऊपर का वो राइज होता है, ठीक है। और जैसे जैसे एयर, मॉइस्ट एयर राइज होगा, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के रेनड्रॉप्स फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो वाटर है वो अपने साथ हीट लेकर के और वेपर में चेंज हो जाता है। पानी को हीट करोगे वो वेपर में चेंज हो जाएगा। अब यही वेपर, यही वाटर वेपर जब कंडेंस होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? रेन ड्रॉप्स में। और उस समय जब वो रेन ड्रॉप बन करके नीचे गिरेगा तो वहां से क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज हो जाएगा, क्योंकि पानी पहले गैस बना। देखो यहाँ पे वाटर है, H2O है, प्लस हीट है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बने? वेपर, ठीक है। अब जब ये वेपर वापस से कंडेंस होकर के H2O बन गया, पानी बन गया और नीचे गिरने लगा, तो फिर इसका हीट यहीं कहीं रिलीज होगा ना। तो यहाँ पे हीट रिलीज हुआ जब ये पानी बना वापस से, तो ये जो हीट है वो रिलीज होकर के वापस एटमॉस्फेयर में घूमने लगेगा। इसकी वजह से और ज्यादा गर्मी वहां पे स्टार्ट हो जाती है, एंड वार्मिंग ऑफ असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर। देखो क्या हुआ, ये हमारा वाटर बॉडी, ठीक है। यहां से पहले हीट आया और यहां से ये जो वाटर है, ये वाटर प्लस हीट, ये दोनों क्या बने? वेपर बने। ये वेपर ऊपर गया, ठीक है, ये वेपर ऊपर गया। अब जब ये वेपर ऊपर जाकर के ठंडा हुआ तो फिर ये क्या बना? ये दो पार्ट्स में टूटा, रेन ड्रॉप, और इसमें से फिर हीट जो इसके साथ था वो भी रिलीज हुआ, ठीक है। तो अब ये हीट, ये तो रेन ड्रॉप बन के नीचे गिर गया, लेकिन ये जो हीट है वो तो यहीं रह गया। अब दूसरा क्या हुआ कि अब यहां से फिर से नया वाला वाटर वेपर ऊपर गया गर्म होके। जब वो ऊपर गया तो अब उसको और ज्यादा कूल होने की बजाय यहाँ पे जो ऑलरेडी हीट पहले वाले से निकला हुआ था, इसको अब और हीट मिल गया। तो और हीट मिला तो क्या हुआ? अब ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चलता जाएगा कि वहां पे और ज्यादा लो प्रेशर बनता जाएगा, कि जैसे जैसे हर जगह यहाँ से गर्म पानी लेकर के ऊपर जाएगा और वहां से कूल होकर के ठंडा पानी नीचे गिर जाएगा, गर्म वहीं रह जाएगा, हीट वहीं रह जाएगा। फिर नया वाला जाएगा तो उसको पहले से और ज्यादा हीट मिलेगा तो वो और ऊपर जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स रसेज इन एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। कि यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये पूरे में, अब देखो ये ऐसे क्या हुआ कि यहां से एक कॉलम पूरा ऐसे पहले गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ठंडा होकर के पानी साइड में आ गया और हीट यहीं रह गया। फिर यहाँ से नया वाला गया, अब यहाँ गया तो इसको और हीट मिला, अब ये और हीट लेकर के ऊपर चला गया। फिर अगले वाले को और हीट मिला, वो और ऊपर गया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक पूरा का पूरा कॉलम लो प्रेशर का बन गया। अब जहां जहां से हवा उड़ती जा रही है तो ये लो प्रेशर बनता गया। अब जब ये लो प्रेशर बना तो यहाँ पे इसके आसपास से चारों तरफ से जो सराउंडिंग एयर है, सराउंडिंग रीजन है, उसके पास से जो हवा है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तुरंत बहुत सारा हवा आकर के इसको फिल करने की कोशिश करेगी। इसी टाइम पे अर्थ का रोटेशन चल रहा है ऑलरेडी। अर्थ दो चीजें करता है, एक तो अपने ही एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है और दूसरा वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। तो उस समय अर्थ का ऑलरेडी ऐसा रोटेशन चल रहा है, ठीक है। तो एक तो अर्थ का रोटेशन है जिसकी वजह से एयर पहले से स्पिन कर रहा है, ठीक है। इसी की वजह से ये जो साइकिल है रिपीट होता है और इसकी वजह से एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है विद अ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ से हवा ये पूरा खाली हो गया, अब यहाँ से जल्दी जल्दी हवाएं आ रही हैं कि इसको हम फिल करेंगे, ये लो प्रेशर एरिया भर देंगे। अब उसी टाइम पे ऑलरेडी अर्थ जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा है तो अब ये भी ऐसे घूमने लगेंगी ऐसे। तो ऐसे घूमते घूमते क्या होगा कि एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है। इस लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ ऐसा साइकिल बनेगा और ये ऐसे ही घूमना शुरू कर देंगे हाई प्रेशर विंड, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो स्पिनिंग सिस्टम है ऑफ द क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन, ठीक है। तो ये साइक्लोन होता है। तो साइक्लोन में जो लोवेस्ट प्रेशर का रीजन होता है वो सेंटर में होता है, कि सेंटर में क्या है? लो प्रेशर है और इसके चारों तरफ क्या है? हाई प्रेशर है। इसके बाद इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। मतलब कितना भी भयंकर साइक्लोन चल रहा हो, अगर तुम एकदम उसके बीच में जाकर के खड़े हो जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं नहीं चल रही हैं, यहाँ पे हाई विंड का प्रेशर नहीं है, लेकिन उसके किनारे पे थोड़ा सा भी जाओगे जहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये उड़ा ले जाएगा। तो जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वहां पे जो विंड होती है वो एकदम काम होती है, मतलब वो बिल्कुल भी वहां पे तेज हवा नहीं चल रही होती, लेकिन उसका जो सराउंडिंग रीजन है वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और हैवी रेनफॉल भी हो रहा होता है। अब जैसे जैसे ये साइक्लोन मूव करती है फ्रॉम एशियन टू ओशियन टुवर्ड्स द लैंड, अब ये धीरे धीरे एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे ऐसा होता जा रहा है, अब ये धीरे धीरे ऐसे करते करते मूव भी करेगी लैंड की तरफ, ठीक है, जमीन की तरफ। इसकी वजह से एक हाई विंड स्पीड वहां पे, नॉर्मल जो विंड स्पीड होता है उससे बहुत ज्यादा हाई स्पीड प्रोड्यूस होगी और रेगुलर थंडर स्टॉर्म से भी ज्यादा स्पीड वाली विंड होगी। और जब ये साइक्लोन लैंड पे रीच करेगा तो अब वो जो मॉइस्ट एयर का सोर्स है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि अब जैसे जैसे ये जमीन के पास पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे अब यहाँ का मॉइस्ट एयर खत्म, तो मॉइस्ट एयर खत्म तो अब वो ऊपर हीट ले जाके नहीं छोड़ रहा है, तो ये जो साइक्लोन है ये धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार ये साइक्लोन जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पानी है यहाँ तक और यहाँ से एग्जैक्टली जमीन शुरू है तो जैसे ही जमीन पे आए खत्म हो गए, कई बार जमीन पे भी ये कुछ आगे तक जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ लूज करते हैं और यहाँ तक आते आते खत्म होते हैं। तो कई बार ये जो साइक्लोन है ना बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, मतलब कि आसपास के जैसे मान लो केरल हुआ, बंगाल हुआ, इन सब जगहों पे जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके पूरे के पूरे घर उड़ जाते हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इवन जो है साइक्लोन अपना स्ट्रेंथ लूज कर देता है जमीन पे आते आते, फिर भी वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करके जाता है, ठीक है, और इवन मंथ लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं उस डिवास्टेशन को रिपेयर करने में, ठीक है, पूरा का पूरा एक शहर उजाड़ देता है कि एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे एक साइक्लोन था एम्फॉन साइक्लोन, नाम दिया जाता है अलग अलग, 2020 में आया था, पीक विंड स्पीड थी इसकी 270 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो विंड आया था, 270 किलोमीटर का मतलब ये घर भी उड़ा के ले जाएगा, ठीक है, ये घर भी नहीं बचेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें उड़ा के ले गया था। तो ये क्या करते हैं, दूसरा इसके साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स जो साइक्लोन के टाइम पे आते हैं वो ओशन वाटर को भी जमीन की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, ओशन वाटर भी उनकी तरफ आता है। इसकी वजह से एक वॉल ऑफ वाटर बनता है जो कि 3 से 12 मीटर ऊपर तक जा सकता है, 12 मीटर मतलब इस दीवार से भी 2-3 मीटर और ऊपर, ठीक है, ये दीवार 10 मीटर की है लगभग, तो इससे भी और 2-3 मीटर ऊपर। तो इतना ज्यादा जब वाटर ऊपर उठेगा तो ऑब्वियस है कि फिर जब वो नीचे गिरेगा तो कोस्टल एरियाज की तरफ पूरा बाढ़ भी लेकर के आता है, तो इसकी वजह से ये भी होता है। फिर साइक्लोन के टाइम पे हैवी रेनफॉल भी होता है जिसकी वजह से रिवर्स वगैरह ओवरफ्लो कर जाते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सी वाटर जो होता है वो इनलैंड की तरफ मतलब जमीन की तरफ आ जाता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे भी खराब हो जाता है, कि खराब कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं, फार्मलैंड डैमेज हो जाता है, जो सॉल्ट होता है सी वाटर का वो अगर मेन लैंड पे आया जमीन पे तो वो सॉल्ट सॉइल में जाकर के मिलेगा, तो फिर उसको उसका फर्टिलाइजेशन भी खराब करेगा, सॉइल भी फर्टाइल नहीं रहेगा। फिर बहुत सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, अफेक्टेड एरियाज में पहुंचना डिफिकल्ट होता है इसकी वजह से, तो ऐसे बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं। तो हमें बचना कैसे चाहिए? तो सबसे पहला तो है कि ऐसे चीजों से कि अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, ये सारी चीजों के लिए पहले से नोटिफिकेशन जारी करता है कि इन इन जगहों में साइक्लोन्स आने वाले हैं 24 घंटे या फिर 12 घंटे में। अब तो हमारे फोन पे भी मैसेजेस आने लगते हैं कि अगले 3 घंटे में आपके एरिया में थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, बारिश आएगी, तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, मॉनिटर्स के सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं, फिर साइक्लोन्स वगैरह को प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ से बताते रहते हैं, और अगर ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो पहले से तैयार भी रहते हैं कि कुछ हुआ तो फिर कैसे तुरंत हम लोगों तक राहत पहुंचाएंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सिंपल में कि क्या होता है, पहले वार्म एयर राइज करता है, इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बना, फिर कूल एयर जो होगा वो उस लो प्रेशर एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए जल्दी जल्दी आएगा। अब वार्म एयर राइज होगा, कूल होगा, फिर वाटर वेपर कंडेंस होगा तो फॉर्म क्लाउड्स, बिगर वाटर ड्रॉप्स अगर होंगे तो क्लाउड्स अब वो फॉल करने लगेगा, जब वो फॉल करेगा तो या तो वो रेन के फॉर्म में फॉल करेगा या तो हेल या तो स्नो। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड में क्रिएट होते हैं, और फिर वो अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऐसे जो एयर मूव करता है इसी की वजह से ऐसा ये क्रिएट होते हैं। और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस मीट करते हैं तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है,
लाइटनिंग की वजह से, अगर या तो विद इन द क्लाउड भी हो सकता है, और क्लाउड और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट हो तो भी हो सकता है। और अंडर सर्टेन वेदर कंडीशंस जो स्टॉर्म्स हैं वो एक साइक्लोन में डेवलप कर जाते हैं। देखो 3 क्या कह रहा है कि ये जो फिगर है ये दिखा रहा है कि एक बच्चा जो है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे सोया हुआ है, ठीक है। एंड ये वाला फिगर दिखा रहा है कि एक जो लड़का है वो वर्टिकली ऐसे खड़ा है। इन विच केस डज द बॉय सिंक मोर इन द सैंड, गिव रीजन। ये सैंड है, ठीक है। तो किस केस में बच्चा जो है वो नीचे की तरफ सैंड में धंसेगा? अगर मान लो जैसे मैं इस पे पूरे पे लेट गया तो ये क्या होगा, मेरा वेट इस पूरे पे डिवाइड हो गया। इसका मतलब जब ये लेटा है, अगर ये लड़का मान लो कि 10 kg का है, तो इसका मतलब 2 kg यहाँ, 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 ऐसे पूरे जगह पे डिवाइड हो गया। लेकिन 10 kg का है तो यहाँ इतने ही एरिया में 10 kg का फोर्स लग गया। तो किस पे ज्यादा अंदर जाने का चांसेस है? बी वाले में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एलिफेंट है जो कि 4 फीट पे खड़ा है। अगर इफ द एरिया कवर्ड बाय 1 फुट इज इतना मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड इफ इट्स वेट इज 20,000 न्यूटन। ठीक है, हमें देखो इतना बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये निकालो, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब कि फोर्स कितना दे रखा है हमें? 20,000 न्यूटन। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? 20,000 अपॉन एरिया कितना है? तो देखो बोल रहा है कि वो 4 पैरों पे अपने खड़ा है, ठीक है। और बोल रहा है कि एक पैर जो है वो इतना मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है, ठीक है। तो 4 पैर कितना कवर करेगा? तो 4 इंटू 0.25, यही हुआ ना, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है, तो एरिया कितना है? 1। ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 से ये कितनी बार में कटेगा? 20,000 बार में ही। तो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिफ्थ में कह रहा है कि देर आर 2 बोट्स, ठीक है, ए एंड बी। 2 बोट है, कह रहा है कि बोट ए जो है उसका बेस एरिया इतना है, ठीक, और उस पे 5% 5 लोग बैठे हुए हैं। और बोट बी जो है उसका बेस एरिया इतना है और उस पे 3 लोग बैठे हैं। तो इफ ईच पर्सन हैज अ वेट ऑफ 700 न्यूटन, फाइंड आउट विच बोट विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर ऑन इट्स बेस एंड बाई हाउ मच। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि निकालना क्या है। क्या निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में? प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें निकालना है प्रेशर, तो हमें चाहिए क्या क्या इस क्वेश्चन से? फोर्स और एरिया। इसका मतलब कि फोर्स और एरिया इसमें दे रखा होगा, तो हमें बस फोर्स और एरिया पता करना है। तो अब देखो पहला चीज यहाँ पे है कि 2 बोट दे रखा है, ठीक है। हमें प्रेशर किस चीज का निकालना है कि दोनों बोट में से किस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम दोनों का कुछ वैल्यू लिखें कि इसको 10 लिखे इसको 8 लिखे, तो हम बता सकते हैं कि ए पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो इसका मतलब हम ए और बी दोनों का प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑन बोट ए और प्रेशर ऑन बोट बी, इसका भी फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। अब अगर हम ए का प्रेशर निकाल रहे हैं बोट ए का, तो उसके लिए हमें बोट ए का ही फोर्स भी चाहिए और बोट ए का ही एरिया भी चाहिए। और जब हम बी बोट का प्रेशर निकाल रहे हैं तो फिर हमें बी बोट का फोर्स भी चाहिए और बी बोट का एरिया भी चाहिए। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ से फिर से पढ़ना शुरू करो कि 2 बोट है ए और बी। तो हमने लिख लिया ए और बी। कह रहा है कि बोट ए का एरिया जो है वो कितना है? 7 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इस पे कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग, ठीक है। पीपल हैं 5, ठीक है। बोट बी का एरिया कितना है? 3.5 मीटर स्क्वायर। और इस पे लोग कितने बैठे हैं? 3, ठीक है। अब हमें एरिया तो दोनों का पता चल गया,
ठीक है, तो हम एरिया सीधा सीधा रख सकते हैं ना। इसका एरिया अगर हम रखेंगे ए वाले का, तो ए वाले का एरिया कितना है अपॉन में नीचे 7 मीटर स्क्वायर, और बी वाले का जब हम एरिया रखेंगे तो नीचे कितना रख देंगे 3.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें अभी भी इनका फोर्स नहीं पता चला, हमें सिर्फ बताया है कि इतने लोग बैठे हैं। अब हमें कहां से पता चलेगा कि 5 लोगों से कितना वेट इनका होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 700 न्यूटन हर एक आदमी का वेट है। ठीक है, हर एक आदमी का वेट कितना है 700 न्यूटन। तो ऑब्वियस है कि अगर 5 लोग हैं तो 5 आदमी का 700 न्यूटन के हिसाब से टोटल वेट कितना हो गया 7×5 = 3500 न्यूटन। अगर एक आदमी का 700 न्यूटन है तो 5 आदमी का 3500 न्यूटन। ऐसे ही 3 आदमी का 2100 न्यूटन। ठीक है, तो हमें हमें फोर्स में मिल गया। तो ए वाले का वेट कितना है 3500 और बी वाले का कितना है 2100। अब हमें सिर्फ डिवाइड करना है। तो देखो ये कितनी बार में कटेगा 5 टाइम्स में, तो 500, और ये कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा तुम्हारा 7×3 = 6 टाइम्स में। ठीक है, तो 600। तो हमारा ए का प्रेशर ऑन ए कितना है 500 न्यूटन/मीटर स्क्वायर, और प्रेशर ऑन बी कितना है, तो वो है 600 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। तो किस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है बी पे, तो हम बोल सकते हैं कि बी पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ में कह रहा है कि वुड लाइटनिंग अकर इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर क्लाउड और एयर ये दोनों के दोनों अगर गुड कंडक्टर्स होते ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या लाइटनिंग फिर भी होता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे जब ये गैप अपने आप एक ही बार हट जाता है तो अचानक से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी नीचे पास होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग देखने को मिलता है। ठीक, तो वही पूछ रहा है, सिंपल है कि अगर ये क्लाउड और ये एयर, ठीक है, जो ये एयर इंसुलेटर का काम कर रहा है, अगर ये कंडक्टर होता, गुड कंडक्टर होता, तो भी क्या यहाँ पे लाइटनिंग होती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द टू आइडेंटिकल बलून्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर 2.6.24। यहाँ पे दो बलून्स दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं। तो कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द टू आइडेंटिकल बलून्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर व्हेन वाटर इज फिल्ड इनटू द बॉटल अप टू अ सर्टेन हाइट। ठीक है, मान लो कि यहां तक भर दिया गया, ठीक है, पानी। तो when water is filled, तो will both the balloons bulge? If yes, will they bulge equally? Explain your answer। तो क्या ये दोनों बल्ज होंगे, फूलेंगे, मतलब फूलने का मतलब यहाँ पे हवा से नहीं, पानी से, पानी के अंदर जाएगा, और क्या ये फूलेंगे, अगर ये फूलेंगे तो क्यों फूलेंगे, और क्या ये बराबर फूलेंगे, क्योंकि ये सेम वाटर के लेवल पे हैं। तो इस वजह से एक बार इसको ट्राई करना घर पे, अगर कुछ ऐसा तुम्हारे पास हो तो। ठीक है, एक बॉटल लेना है, पाइप लगाना है, फिर उसमें बलून लगाना है, फिर पानी भरना है। ठीक है, तो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, यहीं से हमारा मेन हिंट मिल जाता है कि सेम लेवल पे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि पानी ये देखेगा कि नहीं मुझे इधर नहीं इधर जाना है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो वाटर है इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट इन। कि जिस कंटेनर में रखा होता है उसके साइड्स पे ये प्रेशर लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस साइड ज्यादा प्रेशर लगाएगा इधर कम प्रेशर लगाएगा। ठीक है, हर साइड सेम प्रेशर लगाएगा। तो अगर यहाँ पे होल है, अगर उससे बाहर निकलने का रास्ता है, तो दोनों जगह से वो सेम तरीके से भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ ए स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। तो ये तो तुम्हें वही प्रोसेस पढ़ो फिर से, और फिर इसका आंसर दो। फिर कह रहा है कि फिगर 6.25 है, इसमें कह रहा है कि ट्रीज अलोंग द कोस्ट इन अ समर आफ्टरनून। एक गर्मी का मौसम है, उसके दोपहर में ट्रीज ऐसे दिख रहे हैं ना, एक तरफ झुके हुए हवा की वजह से। तो आइडेंटिफाई विच साइड इज लैंड, ए और बी। तुमको बताना है कि लैंड किधर है, मतलब पानी किधर है, लैंड इधर है जमीन या फिर इधर है। जो हवा है यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है, ये ऐसे ही तुम्हें बताना, ऐसे ही पहले वो निकालना पड़ेगा कि ये किधर किस साइड मूव कर रहा है। तो ये हमें पता चलेगा। सबसे पहला चीज हमें बताना क्या है कि लैंड किस साइड है,
इस साइड या इस साइड, जमीन किधर है और पानी किधर है। ठीक है, तो देखो जमीन इधर भी हो सकता है और जमीन इधर भी हो सकता है, और ऐसे ही जो समुद्र है वो इधर भी हो सकता है और समुद्र इधर भी हो सकता है। तो हमें बताना है किधर समुद्र है किधर जमीन है। ठीक है, अब इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हवा की वजह से पेड़ इधर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो जमीन है इस वाले जमीन पे लो प्रेशर है। ठीक है, और जिधर भी पानी है उधर हाई प्रेशर है। तो ऑब्वियस है अगर पानी इधर होता, ठीक है, तो इधर हाई प्रेशर होता, तो इसका मतलब इधर से हवा जाता, तो क्या ये इधर बेंड होते या फिर ये इधर बेंड होते। तो ये इधर बेंड होते, इसका मतलब कि इधर सी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर क्या है, लैंड है, और इधर क्या है, सी है। तो यहाँ अब इसका मतलब हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पेड़ इधर के साइड बेंड कर रहे हैं। ठीक है, 10th में क्या पूछा है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ऐसा ही कुछ एक एक्टिविटी बना लेना। ठीक है, तो उसमें दिखाना कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे हमारे क्लास में एग्जॉस्ट चल रहा है, तो एग्जॉस्ट वहां पे एग्जॉस्ट क्यों चलाया जाता है, जैसे एग्जॉस्ट चलाया जाता है, देखना कभी भी किचन के पास खाना बन रहा हो या फिर गर्मी वगैरह होती है तो वहां पे एग्जॉस्ट इसलिए चलाते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट चलाया है तो ये क्या करेगा, ये एग्जॉस्ट हमें सामने की तरफ हवा नहीं देता, ये आगे की तरफ फेंकता है। तो ये क्या कर रहा है, इसके आसपास के एरिया का हवा उठा के यहाँ फेंक रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब सराउंडिंग एरिया से जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ वहां से अब हवा यहाँ फ्रेश फ्रेश आता जाएगा। फिर पूछ रहा है व्हाट इज अ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म क्या है और इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस बताओ। तो ये भी ऊपर पढ़ना, उसका प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस एट प्रोसेस दैट कॉज लाइटनिंग, तो सेम वही बादल और एयर का ये सब प्रोसेस बताना है। एंड एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स, कि जो भी हम होर्डिंग्स और बैनर्स बनाते हैं, जैसे देखते होंगे कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, किसी ऑफर का, किसी मार्केटिंग ब्रांड का। ठीक है, तो ऐसे होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं, तो इन होर्डिंग्स में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में ना होल्स किए रहते हैं जगह जगह। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया रहता है, देखे हो कभी, कभी देखना कोई भी अगर बहुत बड़ा बैनर होगा ना, छोटा होगा तो ठीक है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा बैनर होगा तो उसमें जगह जगह हल्का सा कट रहेगा या फिर होल्स रहेंगे। ऐसा क्यों होता है, वैसा इसलिए होता है कि अगर ये इतना बड़ा बैनर है और आंधी तूफान आया तो ये पूरा हवा इतना तेज आएगा कि ये इसको रोक नहीं पाएगा, तो ये इसको गिरा के उड़ा के ले जाएगा। लेकिन अगर इसी में होल्स रहेंगे ऐसे, तो फिर हवा क्या होगा कि बीच बीच से निकल जाएगा, हवा का जो प्रेशर होगा वो पूरा इस पे नहीं पड़ेगा, हवा बीच में से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे होर्डिंग्स वगैरह में होल्स वगैरह होते हैं।